हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो 2024 का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर का और उसका सोल्यूशन के बारे में। पार्ट वन इसका मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो इसके आगे के क्वेश्चन है उनके बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन डिफिशियंसी कॉज पेलिग्रा। कह रहे हैं कि कौन से विटामिन की कमी से पेलिग्रा होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो टेबल दिए हुए हैं। एक टेबल में आपका विटामिन और डिफिशियंसी दिया हुआ है, जो दूसरा टेबल है इसमें आपका विटामिन का कॉमन नाम है और उनका साइंटिफिक नाम क्या होता है वो दिया हुआ है। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी 1 को थियामिन बोलते हैं, विटामिन बी 2 जो है वो आपका राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी 3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, बी 5 से पेंटाथेनोइक एसिड होता है, बी 6 पायरिडॉक्सिन होता है, बी 7 बायोटिन होता है, बी 9 फोलिक एसिड है, बी 12 जो है वो कोबालामीन है, और विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन ई जो है वो टोकोफेरॉल है, और के जो है वो फाइलोक्विनोन है। इस तरफ आपका कॉमन नाम है और इधर आपका साइंटिफिक नाम दिया हुआ है। तो अब देखिए आप विटामिन की किसकी कमी से कौन सी डिफिशियंसी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से आपका होता है नाइट ब्लाइंडनेस, इसे बोलते हैं रतौंधी। विटामिन बी 1 की कमी से होता है बेरीबेरी, बी 2 की कमी से होता है एरिबो फ्लेवियोसिस, विटामिन बी 3 की कमी से होता है क्या, पेलिग्रा। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि पेलिग्रा जो है वो किसकी कमी से होता है। तो विटामिन बी 3 की कमी से होता है, लेकिन जब आप ऑप्शन में देखने जाएंगे तो आपको यहाँ पर विटामिन बी 3 कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो आपको देखना है कि विटामिन बी 3 का साइंटिफिक नेम क्या है। तो विटामिन बी 3 का साइंटिफिक नेम होता है नियासिन, या फिर इसी को बोलते हैं निकोटिनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी जाएगा। वहीं बी 5 की वजह से आपका होता है पेरिस्थिया, विटामिन बी 6 की कमी से होता है एनीमिया, बी 7 की वजह से होता है डर्मेटाइटिस एंड एंटराइटिस, और विटामिन बी 9 और 12 की कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बी 17 की कमी से होता है आपका कैंसर, विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी एंड स्वेलिंग ऑफ गम। इसमें क्या होता है, स्कर्वी में जो आपके मुंह के जो गम्स हैं उनके उनमें स्पेस हो जाता है और दांत जो आपके हिलने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से जो है वो आपका होता है रिकेट्स, या फिर बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन ई की कमी से होता है लेस फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलाइजेशन की पावर जो है वो कम हो जाती है। विटामिन के जो है ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जब इसकी कमी होगी तो आपका जो क्लॉट बनना होता है, जो ब्लड का क्लॉट बनना है वो स्लो हो जाता है। तो ये हो गया कि कौन से विटामिन की वजह से कौन सा डिजीज होती है, डिफिशियंसी होती है, और यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्जन है ये करता है आपका हेक्सोकाइनेज, और ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें ग्लूकोज पर एक फॉस्फेट लगा करके उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। बाकी बॉडी के सारे सेल्स में नॉर्मली हेक्सोकाइनेज पाया जाता है, लेकिन जो लिवर के सेल्स होते हैं वहां पर आपका ग्लूकोज काइनेज पाया जाता है। ये ग्लूकोकाइनेज भी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। सेम यही क्वेश्चन जो है वो आपका यूपीएचएससी के जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट था एक 50 नंबर वाला, उसमें आपसे पूछा गया था। वहां पर उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए थे, एक ग्लूकोकाइनेज भी दे दिया था और एक हेक्सोकाइनेज भी दे दिया था। लेकिन ग्लूकोकाइनेज जो है वो आपका जनरली पाया जाता है कहाँ पर, लिवर सेल में। तो इसको उन्होंने करेक्ट आंसर ना मान करके उन्होंने हेक्सोकाइनेज को करेक्ट आंसर माना था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया इन एक्सरसाइजिंग मसल सेल एक्सेस पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू। तो देखिए जब कभी क्या होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है और बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन उतना सफिशिएंट ना मिलने की वजह से क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो चलने लगता है। होता क्या है कि हमारे ग्लाइकोलिसिस में हमें पता है कि नेट एटीपी 2 का गेन होता है, और इसमें हमें कहीं पर भी इस पाथवे में कहीं पर भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर जब आपको मान लीजिए स्ट्रेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो उस टाइम पर बहुत सारे ग्लूकोज की जरूरत है। तो उस टाइम पर बॉडी क्या करती है कि केवल ग्लाइकोलिसिस रन कर देती है। तो उसमें होगा क्या, जो आपका NAD+ होता है इसको इलेक्ट्रॉन देकर कन्वर्ट कर दिया जाता है NADH में, और हमें नेट गेन 2 ATP का होता है। अगर इसको कंटिन्यू चलाना है साइकिल को तो हमें NAD+ की फिर से जरूरत पड़ेगी, ताकि उसको इलेक्ट्रॉन देकर के NADH में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन आगे ऑक्सीजन है नहीं, तो पायरुवेट जो है वो TCA में तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे ऑक्सीजन ही नहीं है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए क्या करते हैं कि जो पायरुवेट है, पायरुवेट को NADH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो पायरुवेट को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें,
लैक्टिक एसिड में जो लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। वो कोई भी रिएक्शन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही होती है उसे हम लोग फर्मेंटेशन ही नाम दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं होता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज होती है, तो पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, लैक्टेट में। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। हम अभी एक लेक्चर लेंगे उसमें आपका फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये सारा अलग से डिस्कस करेंगे, जल्द ही आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो ये चीज आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे बोला जा रहा है जीनोटाइप ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो इनके बीच में ये जीनोटाइप है, इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो पूछ रहा है कि आपका क्या ये आपका F1 जनरेशन में क्या जीनोटाइप ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहले हम गैमीट बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपके जो गैमीट बनेंगे वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी है, और यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो तरह के गैमीट बन जाएंगे। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, इनको आप अलग कर लीजिए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये आपका हो जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल, यहाँ पे आपके चार तरह के गैमीट बनेंगे। इसको आप इसके साथ कराइए, इसको इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो कैपिटल ए कैपिटल भी हो गया, स्मॉल ए स्मॉल भी हो गया। अब नेक्स्ट आपका होगा क्या, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये आपके चार तरह के गैमीट बन गए। अब इसका जब आप फ्यूजन करेंगे तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके केवल दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक तरह का गैमीट बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी। अब आप इनको इसके साथ फ्यूज करा दीजिए। तो आप देखिए सबसे पहला जो नंबर आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसका काम हो गया। नेक्स्ट आपका इसके साथ करा दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा क्या, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये दूसरा हो गया। तीसरे में आप क्या करिए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। चौथे में क्या होगा, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब आप ऑप्शन में मैच करा लीजिए। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये आपका यहाँ पर मिल रहा है और ये आपका यहाँ मिल रहा है। ठीक है, चार तरह के गैमेट बने तो जिनमें दो ऑप्शन, ये वाला तो ऑप्शन आपका गलती हो गया, पहले स्मॉल ए, स्मॉल बी सब में मिल रहा है, ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट है आपका स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये आपका यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो ये आपका यहाँ मिल रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है विच जेनेटिक मार्कर इज कॉमनली यूज इन स्टडीज टू ट्रेस मैटरनल इनहेरिटेंस। तो अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले जो आपसे इससे पहले बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, वहां पर भी सेम चीज हमने डिस्कस की थी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, एग और ओवम का फ्यूजन होता है, तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारा मैटरनल की तरफ से आता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो आता है आपका केवल कहाँ से, फादर से। यानी कि मदर का न्यूक्लियस और फादर का न्यूक्लियस। फादर का कभी भी साइटोप्लाज्म जो है वो मदर, जो इसका ओवम है उसके अंदर फर्टिलाइज करने के लिए नहीं जाता है। केवल केवल क्या जाता है, जो मेल है उसका क्या जाएगा, केवल न्यूक्लियस जाएगा। तो यहाँ पर मेल का कभी भी साइटोप्लाज्म नहीं जाता है। तो जो सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं इसमें क्या नाम है, ओवम के अंदर या जो बेबी बन रहा है उसके अंदर, वो सारे मैटरनल इनहेरिटेंस के होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको पता करना है कि वो मैटरनल एंसेस्ट्री है तो हमें क्या करना होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को चेक करना होगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमेशा कहाँ से आता है, मदर से आता है। कभी भी फादर का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं आता। उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सिकल सेल एनीमिया इज कॉज ड्यू टू। सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से कॉज हो रहा है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक रिसेसिव ऑटोसोमल म्यूटेशन होता है। रिसेसिव और डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक जीन के दो एलील होते हैं, ठीक है, एक एलील 1 और एक एलील 2। अगर दोनों एलील जब म्यूटेटेड होंगे तब डिजीज कॉज होती है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, रिसेसिव म्यूटेशन। अगर दोनों में से अगर कोई एक भी अगर म्यूटेटेड हो जाए तो अगर डिजीज कॉज हो रहा है तो उसे हम नाम देते हैं क्या, डोमिनेंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो कैसा है, रिसेसिव ऑटोसोमल म्यूटेशन है। अब समझते हैं कि इस म्यूटेशन में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है उसके ऊपर जो आपका सिकल सेल एनीमिया का जीन जो होता है वो प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 जो है ये एक ऑटोसोम है। हमारी बॉडी में दो तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक ऑटोसोम होता है और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है।
तो टोटल हमारी बॉडी में 46 होते हैं, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से 22 जो है वो आपके ऑटोसोम होते हैं, और जो आपका एक पेयर होता है एक्स और वाई, ये आपके होते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 की शॉर्ट आर्म पी और क्यू दो आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है। तो पी आर्म पर ये 15.5 पोजीशन पर ये प्रेजेंट होता है जीन, और इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया डिजीज कॉज होती है। अब देखिए होता है क्या है कि डीएनए में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये आपका नॉर्मल डीएनए है, जब म्यूटेशन होगा तो यहाँ पर जो इनका ये था एडेनिन है वो थाइमिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब टी आ जाएगा तो जो जस्ट अपोजिट वाला स्ट्रैंड होता है वहां पर ए आ जाएगा। तो जब इसका सिंथेसिस होती है आरएनए की, तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें 6 पोजीशन होगी, बीटा चेन में 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड होता है GLU, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। GAG जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, GUG में। तो ये एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है। कई बार पूछ लेता है कि किस प्रकार का म्यूटेशन है, तो आप क्या कहेंगे, ये एक पॉइंट म्यूटेशन है जहां पर आपका GAG RNA लेवल पर GUG में कन्वर्ट हो जाता है, और GAG जो है वो GTG या फिर CTC या CAG इस तरह से कन्वर्जन यहाँ पे होता है। इसमें होता क्या है कि जब बीटा चेन एबनॉर्मल हो जाती है, तो जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका शेप नॉर्मल मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है हीमोग्लोबिन से, तो इसका जो शेप है वो सिकल शेप यानी कि हंसियाकार कुछ इस तरह का हो जाता है, और जिससे ब्लड वेसल्स में इंजरीज और ये सब चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वैलिन में कन्वर्ट हो गया 6 पोजीशन पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये रिसेसिव म्यूटेशन है और कैसा है, ऑटोसोमल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड फादर। कलर ब्लाइंड फादर यानी कि जो फादर हैं, यानी कि XY जो है ये उनका फादर थे और ये कलर ब्लाइंड है। तो आपको एक चीज समझनी है कि जो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, यानी कि फीमेल में अगर दोनों क्रोमोसोम है, जब इन पर इसको मतलब डिजीज इस तरह से शो किया गया, अगर ये दोनों दोनों क्रोमोसोम पर इस तरह से है, तब माना जाएगा कि उसमें वो फीमेल जो है वो डिजीज होगी। लेकिन अगर क्या हुआ कि जैसे मेल होते हैं, मेल के पास में क्या होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर मेल में किसी एक भी क्रोमोसोम पर अगर कोई डिजीज है तो वो जो मेल है वो डिजीज कहलाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है सेक्स क्रोमोसोम के केस में। तो डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड फादर, तो फादर जो है वो कैसे है, कलर ब्लाइंड है, यहाँ पर यानी कि सी कंडीशन होनी चाहिए। एंड नॉर्मल मदर इज मैरिड टू ए कलर ब्लाइंड मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए कलर ब्लाइंड सन बाय दिस कपल विल बी। यानी कि अब इसको समझने की कोशिश करिए कि कह रहा है एक डॉटर है कलर ब्लाइंड फादर की, यानी कि इसके फादर कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है, और उनकी जो पुत्री हुई, ठीक है, एंड नॉर्मल मदर, और उसकी मदर कैसी थी, नॉर्मल थी, यानी कि उनके पास में कोई भी डिजीज नहीं थी। इज मैरिड टू ए कलर ब्लाइंड मैन, उसने क्या किया कि एक कलर ब्लाइंड मैन से क्या की, शादी कर ली। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो उनका बच्चा होगा उसमें सन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड होगा। तो इन दोनों के बीच में शादी हुई, यानी कि जब यहाँ पे जो डॉटर रही होगी वो कैसी होगी, कैरियर होगी, क्योंकि इसके फादर के पास में एक एक्स क्रोमोसोम था, और एक्स क्रोमोसोम हमेशा जो है वो फादर की तरफ से अगर आएगा तो हमेशा कैरियर कहलाएगा। मतलब यहाँ से आएगा तो ये फीमेल कैसी हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी, यानी कि मदर नॉर्मल है और फादर कैसा है, कैरियर है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो वो कुछ कंडीशन जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने दिखाई है। तो इसमें बोला गया है कि जो सन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कलर ब्लाइंड होगा। आप देखिए यहाँ पर सन टोटल कितने बन रहे हैं, ये आपका डॉटर बन रही है, ये भी डॉटर बन रही है, ये आपका नॉर्मल सन बन रहा है, और ये आपका कलर ब्लाइंड सन बन रहा है। तो दो में से कितना, एक बच्चा जो है वो कलर ब्लाइंड है, तो यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो रिप्रेजेंट टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो है वो हमेशा होता है 1:1:1:1। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है वो, अगर ये मोनो हाइब्रिड होता तो 1:1, और डाई हाइब्रिड है तो ये 4 बार 1:1:1 आ गया। तो एक क्रॉस बिटवीन ए डाई हाइब्रिड एंड ए होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल दैट प्रोड्यूस ए 1:1:1:1 रेशियो ऑफ स्प्रिंग फिनोटाइप रेशियो। तो ये इनका रेशियो रहने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका जाएगा इसमें क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट इन। तो सीलोम ट्रू किस में पाई जाती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब जरा हम देखते हैं कि सीलोम क्या है।
तो एनिमल किंगडम को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले एक हो गया सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हो गया टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आ जाता है पोरीफेरा। तो कई एग्जाम में यही पूछते हैं कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस फाइलम में पाया जाता है। टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया। एक होता है रेडियल सिमेट्रिकली और दूसरा होता है बायलेटरल। बायलेटरल मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आप एक प्लेन से काटते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी जो है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। उसी तरह से रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि अगर उसको आप किसी भी प्लेन से काटिए तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। उस तरह की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। तो रेडियल सिमेट्री में आपके आते हैं सीलेंट्रेट या फिर जिसका दूसरा नाम है निडेरिया, और आपके आते हैं टिनोफोरा। बायलैटरल को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम के बेसिस पर। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ए सीलोमेट जिसके पास में कोई बॉडी कैविटी नहीं है, दूसरा स्यूडो सीलोमेट जिसके पास में फॉल्स सीलोम पाया जाता है, और तीसरा होता है यू सीलोमेट या फिर बोले कि सीलोमेट जिसके पास में ट्रू सीलोम होती है। तो ए सीलोमेट में आपका प्लेटियलमेंथीज आ जाएंगे, स्यूडो सीलोमेट में आपका एस्केलमेंथीज आ जाएंगे, और जो सीलोमेट होता है सीलोमेट में आपका दो पार्ट में इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, एंटीरो सीलोमेट और साइजो सीलोमेट। तो इसमें आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आते हैं। तो ट्रू सीलोम पूछा गया था किसमें पाया जा रहा था, तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो ऑप्शन है वो आर्थ्रोपोडा में ट्रू सीलोम पाया जाता है। उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका जाएगा कौन सा, बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है द ट्यूब फीट आर चीफ ऑर्गन ऑफ एस्टीरिया। एस्टीरिया जो है या फिर उसको बोलते हैं क्या, स्टारफिश। ये इकाइनोडर्मिटा फाइलम से बिलोंग करता है और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल होते हैं। जो इसमें ट्यूब फीट होता है इसका चीफ रोल क्या है या इसका क्या काम होता है, तो ये मेनली लोकोमोटरी रोल होता है इसका। तो यहाँ पर आप देखिए ये एस्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर जो इसका ट्यूब फीट है, ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ट्यूब फीट आर प्राइमरी लोकोमोटरी ऑर्गन इन इकाइनोडर्मिटा। ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इकाइनोडर्मिटा में, एंड दे आल्सो हेल्प विद फीडिंग एंड रेस्पिरेशन। और ये फीडिंग और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। लोकोमोशन ट्यूब फीट आर स्मॉल ट्यूबुलर प्रोजेक्शन ऑन द ओरल surface of echinoderm that help them move in various direction. They can also reverse direction without turning around. यानी कि बिना घूमे ही डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। फीडिंग ट्यूब फीड हेल्प इकाइनोडर्म्स फीड, ये फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन मतलब ट्यूब फीड हेल्प इकाइनोडर्म्स ब्रीथ, इनके ब्रीथ में भी हेल्प करते हैं। लेकिन मेनली किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लोकोमोशन में। तो लोकोमोटरी यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पॉलीफाइलेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ वाज प्रपोज्ड बाय। जो पॉलीफाइलेटिक थ्योरी है मेटाजोआ की ओरिजिन की, वो किसने प्रपोज की थी, तो ये प्रपोज की थी ग्रीनबर्ग एंड प्रिस्टन ने। तो यहाँ पे देखिए पॉलीफाइलेटिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ वाज प्रपोज्ड बाय ग्रीनबर्ग इन 1959 and Preston in 1967. This theory suggested that metazoa did not originate from a single ancestor. ये थ्योरी बताती है कि जो मेटाजोआ है वो सिंगल एंसेस्टर से ओरिजिनेट नहीं हुए थे, बट रेदर फ्रॉम मल्टीपल एंसेस्टर, सम ऑफ थ्योरीज इंक्लूडेड। कह रहे हैं कि जो मेटाजोआ का ओरिजिन हुई थी वो केवल दोनों एक एंसेस्टर से ओरिजिनेट नहीं हुए थे, जबकि ये मल्टीपल एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए। इसमें दो थ्योरी दी गई हैं, एक है ग्रीनबर्ग थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मेटाजोन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू एंसेस्टर, दो एंसेस्टर से मेटाजोन्स जो है वो ओरिजिनेट हुए विद स्पंजेस एंड निडेरिया, जो है निडेरिया है और स्पंजेस इवॉल्विंग सेपरेटली फ्रॉम कॉलोनियल फ्लैजिलेट एंड टीनोफोर्स एंड फ्लैटवर्म इवॉल्विंग फ्रॉम एंसेस्ट्रल सीलियट्स। तो ये इसका यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दूसरा है आपका नर्सल्स थ्योरी। इसमें कहा गया है डिफरेंट मल्टीसेलुलर इन्वर्टिब्रेट फाइला इवॉल्व इंडिपेंडेंटली फ्रॉम डिफरेंट प्रोटिस्ट। तो ये इनके कहना है कि जो इन्वर्टिब्रेट फाइला है वो डिफरेंट प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए हैं। तो ये मेटाजोन्स की ओरिजिन या उसकी थ्योरी की बात है पॉलीफाइलेक्टिक, यानी कि पॉलीफाइलेक्टिक मतलब एक ही ब्रांच से नहीं ओरिजिनेट हुए, अलग अलग ब्रांच से ये ओरिजिनेट हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए जाएगा। सन याद रखिए 1959 में ग्रीनबर्ग ने और प्रेस्टन ने 1967 में ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है चेक्स फूड फ्रॉम रिगरगटेशन इन स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन में जो यानी कि बिच्छू की बात हो रही है, उसमें स्लीप वॉल्व्स होते हैं, वो फूड को चेक करते हैं रिगरगटेशन से, ठीक है। तो चेक्स स्लीप वॉल्व्स चेक्स फूड फ्रॉम रिगरगटेशन इन स्कॉर्पियन। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको एग्जैक्टली इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है क्लान वर्म फीड बाय। तो क्लान वर्म जो होता है वो फिल्टर फीडर भी होते हैं और रेप्टोरियल फीडर भी होते हैं।
फिल्टर फीडर मतलब समझ गए कि बहुत सारा वाटर अपनी बॉडी में लेते हैं और उसमें से जो न्यूट्रिएंट होता है उसको ऑब्जर्व करके बाकी की जो रेजिडुअल वाटर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। रेप्टोरियल फीडर का मतलब हुआ कि रेप्टोरियल फीडर इज ए मेथड ऑफ कैप्चरिंग प्रे यूजिंग द जॉ एंड टीथ, जॉ और टीथ की हेल्प से अपने प्रे को कैप्चर करना। इस तरह का जो मेथड होता है उसको रेप्टोरियल मेथड कहा जाता है, रेप्टोरियल फीडिंग कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज बाइट और पियर्स फीडिंग, इसको बाइट और पियर्स फीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्लोएम वर्म जो होते हैं वो दोनों तरह की फीडिंग शो करते हैं, फिल्टर फीडिंग भी शो करते हैं और रेप्टोलियर फीडिंग भी शो करते हैं। तो जो सी है बोथ ए एंड बी आंसर जो है वो इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी दैट डज व्हाट डज इंडक्शन कंपिटेंस रिफर टू। तो देखिए दो टर्म होते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में, एक इंडक्शन होता है और दूसरा होता है कंपिटेंस। तो इंडक्शन एंड कंपिटेंस आर कॉन्सेप्ट इन द डेवलपमेंट बायोलॉजी that refer to the process of cell respond to signal from other cell। यानी कि एक सेल जो होगी वो क्या करेगी, सिग्नल छोड़ रही होगी और दूसरी सेल जो है वो क्या करेगी, सिग्नल को रिसीव कर रही होगी। तो एक हो गया इंडक्शन और दूसरा हो गया कंपिटेंस। कंपिटेंस मतलब हुआ कि उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए आप कंपेटेबल हैं या नहीं है। तो इंडक्शन मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स सेंड सिग्नल टू नियर बाई सेल्स कॉजिंग ए चेंज इन द फेट ऑफ द रिसीविंग सेल्स, और जो सेल उस सिग्नल को रिसीव करेगी उसका फेट चेंज हो जाएगा। कंपिटेंस मतलब क्या हुआ, द एबिलिटी ऑफ द रिसीविंग सेल टू रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल, यानी कि इस सेल ने जो सिग्नल छोड़ा इस सेल ने उसको रिसीव किया और उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा जब द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल, उसको इंडक्शन कंपिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है मोज़ेक और डिटर्मिनेट डेवलपमेंट इन विच सेल कैन नॉट चेंज फेट इफ ब्लास्टोमियर लॉस्ट इज कॉल्ड। तो देखिए दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक होता है कंडीशनल होता है और एक ऑटोनोमस होता है। कंडीशनल का मतलब होता है जैसे मान लो जैसे कोई एक गरीब किसान का बच्चा है और उसको आप अमेरिका में रख दीजिए तो वहां पर जाकर के इंग्लिश बोलने लगेगा, तो ये कंडीशन हो गया। आप जिस एटमॉस्फेयर में रहेंगे उसके हिसाब से आप अडॉप्ट कर जाएंगे। और दूसरा वो कंडीशन होगी जिसमें क्या होगा कि आप उसको कहीं पर भी रख दो लेकिन वो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, यानी कि वो ऑटोनोमस हो गया, उसको किसी के द्वारा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जो मोज़ेक डिटर्मिनेंट होता है या डिटर्मिनेट होता है तो वो एक आपका ऑटोनोमस होता है। अगर वो चीज आप मिस कर देंगे तो वहां पर ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए जरा। तो ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आर टू टाइप ऑफ सेल फेट स्पेसिफिकेशन इन एनिमल एम्ब्रियो एंड दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऑटोनोमस में क्या होगा, ए सेल फेट इज डिटरमाइंड बाय इट्स ओन सेल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो सेल है उसके पास में सारी प्रॉपर्टी है, उसको सब कुछ पता है कि उसको आगे जाकर के क्या बनना है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। सच एज मॉलिक्यूल विद इन द सेल, जो मॉलिक्यूल इसके अंदर सेल में प्रेजेंट है वो सब उसको बता के रखते हैं कि आपको आगे जाकर के ये काम करना है। दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन यूजुअली अकर आफ्टर एसिमेट्रिक सेल डिवीजन एंड रिजल्ट इन मोज़ेक डेवलपमेंट। तो मोज़ेक डेवलपमेंट किसका पार्ट है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। मोज़ेक मतलब समझ लीजिए आप क्या हुआ, जैसे कोई ये एम्ब्रियो है तो यहाँ से अगर हमने क्या किया, यहाँ से कुछ सेल्स को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो जो डेवलपिंग फर्दर एम्ब्रियो होगा वहां पे ये पोर्शन जो है वो खाली रहेगा, यानी कि ये मोज़ेक बन जाएगा, इसको कोई सेल आकर के फिल नहीं करेगी। तो इस तरह के ऑटोनोमस डेवलपमेंट को हम लोग मोज़ेक डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। वहीं आपका कंडीशनल है तो ये सेल फेट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जब बाहर से कोई आकर के बोले कि इस चीज को भर दीजिए तो ये आपका कंडीशनल है, यानी कि कंडीशन के हिसाब से उसने आपको अपने आप को चेंज कर लिया। सच एज क्यू एंड इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स, दीज इंटरेक्शन कैन बी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी, दोनों तरह से हो सकता है, स्टिमुलेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी हो सकता है। तो मोज़ेक किया और डिटर्मिनेट डेवलपमेंट जो है वो आपका ऑटोनोमस टाइप का स्पेसिफिकेशन होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। सीएसआईआर का बहुत ही जानदार क्वेश्चन है ये, सीएसआईआर में हर दूसरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है वाई ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएफपी के नाम से भी जाना जाता है, इज कंसीडर्ड एज आइडियल ट्रांसजेनिक मार्कर। ये आइडियल ट्रांसजेनिक मार्कर किया जाता है इसको कंसीडर। अब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होने वाला है। तो सबसे पहले हम जीएफपी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीएफपी क्या है, तो जीएफपी मतलब ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन इज ए प्रोटीन फाउंड इन जेलीफिश एक्वेरिया विक्टोरिया। तो यहाँ पर जो यहाँ पे जेलीफिश का है ये आपका सिलेंट्रेटा होता है, तो इसमें आपका जीएफपी प्रोटीन पाया जाता है। दैट इमिट ग्रीन लाइट व्हेन एक्सपोज टू ब्लू और अल्ट्रावायलेट लाइट। जब इस प्रोटीन को ब्लू और अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज किया जाता है तो ये ग्रीन लाइट इमिट करता है। GFP is a common tool in molecular biology, medicine and cell biology।
मेनली क्या करते हैं, जब कभी प्रोटीन टारगेटिंग वगैरह पता करना होता है तो वहां पर जीएफपी प्रोटीन का यूज किया जाता है। जीएफपी जो प्रोटीन है वो 238 अमाइनो एसिड की बनी होती है, विथ 3 ऑफ देम फॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर दैट इमिट ग्रीन लाइट, जिसमें से 3 जो है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जो लाइट को इमिट करेगा। जीएफपी की डिस्कवरी किसने की थी? हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे यही पूछ ले कि जीएफपी किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो सिमो म्यूरा द्वारा 1962 यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन फ्राइडे हार्वर्ड लेबोरेटरीज में ये डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सिमो म्यूरा इन 1962। अब देखते हैं कि जीएफपी के क्या क्या रोल हैं। तो इट एब्जॉर्ब ब्लू एंड इमिट ग्रीन लाइट विदाउट द नीड ऑफ सबस्ट्रेट। तो हाँ, ये सही है, इसके लिए किसी सबस्ट्रेट की जरूरत नहीं होती है, ये खुद से ही लाइट को इमिट करती है। नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, हाँ स्पीसीज स्पेसिफिक एक्सप्रेशन नहीं है। अगर ये जेलीफिश में है तब भी ये एक्सप्रेस कर रहा होता है, और अगर ये बैक्टीरिया में निकाल करके डाल देंगे तो वहां भी ये एक्सप्रेशन देता है, यानी कि वहां भी ब्लू लाइट आप दोगे तो ग्रीन लाइट जो है वो इमिट करेगा। नॉन टॉक्सिक होता है होस्ट के लिए एंड रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। इसके सारे स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, तो उसका जो डी आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ये आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इन स्पर्मेटोजेनेसिस व्हाट इज द रोल ऑफ एसआरवाई जीन इन मैमल्स। तो मैमल्स में एसआरवाई जीन का क्या रोल है? तो यहाँ पर आप देखिए, एसआरवाई का मतलब हुआ सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, या फिर शॉर्ट फॉर्म में जिसे एसआरवाई कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, तो एसआरवाई जीन एंड स्टीरियो स्टीरोइड जिनोइक फैक्टर SF1, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है SF1। तो SF1 का फुल फॉर्म हो गया स्टीरोइड जिनोइक फैक्टर। ये दोनों एक साथ काम करते हैं और रेगुलेट करते हैं टेस्टिस डेवलपमेंट इन मैमल। अब हम यहाँ पर 3 जीन के बारे में देखेंगे, SRY, SF1 और SOX9। तो द SRY जीन और सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम इज द प्राइमरी ट्रिगर फॉर टेस्टिस डेवलपमेंट। ये वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही है। SRY act as transcriptional factor that activate other genes including SOX9 and ER71। तो SRY जीन जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो एज ए ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की तरह वर्क करता है और SOX9 और ER71 के एक जीन के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है, विच इन टर्न प्रमोट टेस्टिस डिफरेंशिएशन, जो टेस्टिस डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। बात करते हैं SF1 की। तो SF1 स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ SOX9। SF1 जो है वो स्पेशली SOX9 के एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करता है, विच कॉजेज द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टोली सेल्स, जो सर्टोली सेल के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, सर्टोली सेल जो होती हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। SF1 आल्सो इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन ऑफ मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये MIH जो एक्सप्रेशन जीन होते हैं उनको भी प्रमोट करता है, विच हेल्प डिजनरेट द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को डिग्रेड करने का डिजनरेट करने का काम करती हैं। बात करते हैं SOX9 के बारे में। SOX9 इंटरेक्ट विद SF1, ये और ये आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एंड बाइंड टू द सेम और सिमिलर बाइंडिंग साइट विद इन टेस्को। दिस प्रोपेगेट SOX9 ऑन एक्सप्रेशन इन ए पॉजिटिव फीडबैक। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह होगा, विच प्रोपेल्स टेस्टिस डिफरेंशिएशन बियॉन्ड SRY एक्शन। ये क्या करेगा? टेस्टिस डिफरेंशिएशन को फिर प्रमोट करेगा। तो अलोंग विद SF1 जीन इट स्टिमुलेट द टेस्टिस डेवलपमेंट। तो हाँ, SRY के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट, बाकी के ऑप्शन जो है वो इसके गलत हैं। ठीक है, एंड्रोजन रिसेप्टर को एक्सप्रेस नहीं करता है, डिटरमिनेट सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये जो SRY था वो मेनली था इट रेगुलेट मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्म प्रोडक्शन, नहीं, तो ये टेस्टिस डेवलपमेंट में ही केवल पार्टिसिपेट करता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोसेसेस इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ सेल टू फॉर्म द 3 जर्म लेयर। तो देखिए, जैसे होता है कि मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, तो जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है वहां पर 3 जर्म लेयर बनती हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो यहाँ पर देखिए ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोसील कैविटी जो है यहाँ पे ब्लास्टोसील कैविटी कहेंगे, उसके बाद में गैस्ट्रुला स्टेज होती है, और जो यहाँ पे प्रोसेस होता है उसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, जिसके द्वारा 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच 2 ऑर्गेनिज्म फाइट फॉर सेम रिसोर्सेज, यानी कि फूड सेम है, उसके लिए 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म 1 है और ये 2 है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज, इस तरह के इंटरेक्शन को क्या कहा जाएगा?
दोनों एक ही चीज के लड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी यूपीएचएससी का या आरपीएससी का एग्जाम है, तो एक सीट है, उस पर कई सारे कैंडिडेट अपना एग्जाम दे रहे हैं, तो सबके बीच में क्या है, कंपटीशन है। तो उसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी। कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है जो स्पीसीज इंटरेक्शन से रिलेटेड, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। जब क्या होता है, दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से फायदा होता है, तब उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, म्यूचुअलिज्म। जब एक को फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कॉमर्शियलिज्म। यहाँ पर म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है बी एंड फ्लावर, क्योंकि फ्लावर को फायदा ये होता है कि वो पॉलिनेटर की तरह वर्क करती है बी, और बी को खाना मिल जाता है। एपीफाइट्स ऑन ट्री, ये आपके क्या है, जो ट्री के ऊपर एपीफाइट्स प्लांट रहते हैं वो कॉमर्शियलिज्म का एग्जांपल है। फ्लिया ऑन कैट, ये आपका पैरासिटिज्म का है, क्योंकि जो फ्लिया कैट के ऊपर रह रही है वो वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रही है, और लेकिन कैट का न्यूट्रिशन जो है वो कम हो रहा है, ये पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। एमनसेलिज्म मतलब होता है कि एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को ना फायदा हो रहा है होता है, ना ही नुकसान हो रहा होता है। नेक्स्ट है आपका कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को ही क्या हो रहा होता है, नुकसान हो रहा होता है, तो यहाँ पे ये आपका कंपटीशन का एग्जाम्पल है माइनस माइनस। प्रेडेशन, प्रेडेशन में जो प्रे होता है उसको नुकसान हो रहा होता है, जो प्रेडेटर होता है उसको फायदा हो रहा होता है, तो प्लस माइनस का रिलेशनशिप है। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, जीरो जीरो, ना किसी को फायदा होता है ना किसी को नुकसान होता है। हर्बीवोरी भी जो है वो आपका प्रेडेशन की तरह है। यहाँ पे जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे जेब्रा जो है वो घास पे खा रहा है, तो जेब्रा को तो फायदा हो रहा है लेकिन ग्रास बेचारी मारी जा रही है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का रिलेशन है। उसी तरह से पैरासिटोइडिज्म जो है, इसमें भी क्या होता है, एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। तो ये कई और टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है विच एज पिरामिड टाइप इंडिकेट्स लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल इन दी पॉपुलेशन, यानी कि जो यंग इंडिविजुअल हैं उनकी पॉपुलेशन कैसी है, बहुत कम है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं इकोलॉजी में, तो वहां पर 3 तरह का पिरामिड हम लोग जनरली पढ़ते हैं। ये एक आपका होता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का। यहाँ पे देखिए आपका ये प्री रिप्रोडक्टिव एज है, फिर आपका रिप्रोडक्टिव है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो जो कोई ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है वहां पर क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज होती है वो नंबर ज्यादा होता है, इसको हम लोग एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, और पिरामिड का शेप जो है वो इस तरह से होता है। दूसरा जो है वो आपका होता है बेल शेप, यानी कि ये स्टेबल पॉपुलेशन होता है, यहाँ पर लगभग सारे जो एज ग्रुप है वो लगभग बराबर होते हैं। तीसरा होता है आपका अर्न शेप, या फिर इससे डिमिनिशिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, जैसे आपका अभी चाइना वगैरह में जो है वो आपका पॉपुलेशन जो है वो इस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होता है कि क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज है, यानी कि जो यंग इंडिविजुअल है उनका परसेंटेज क्या होता है, लो होता है। तो यानी कि आपका ये इसका आंसर जाएगा क्या, अर्न शेप होता है। पिरामिड विद ब्रॉड बेस, यानी कि ये आपका ब्रॉड बेस वाला ये एग्जांपल हो जाएगा। वेल शेप्ड, यानी कि वेल शेप्ड देखिए आपको कहाँ मिल रहा है, ये वाला आपका वेल शेप हो गया। और चौथा तीसरा जो है वो आपका अर्न शेप, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट। तो देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, और जो नॉन लिविंग होते हैं वो आपको एबायोटिक में होते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल है, जरा इसको आप देख लीजिए। ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग्स, ऑयस्टर्स, ब्लू क्रैब्स, जू प्लैंक्टन, जेलीफिश, फाइटोप्लैंक्टन, ये सारे आपके किस में है, बायोटिक में है। और जो आपका क्लाइमेट, नॉन लिविंग, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट एलिमेंट, ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी और दो चीज ये रिपीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, ये आपके तीनों कैसे हैं, बायोटिक है और लिविंग है। और जो ह्यूमस है ये आपका इसमें बायोटिक कंपोनेंट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन जाना चाहिए, ह्यूमस जो है वो नॉन बायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल ड्यूरिंग द ट्रांसफर परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। देखिए आपने पढ़ा होगा 10% एनर्जी ट्रांसफर का लॉ, यानी कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होता है तो केवल 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी 90% जो है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितनी ट्रांसफर हो रही है, इन्होंने जस्ट अपोजिट कर दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। इन्होंने पूछा एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल ड्यूरिंग द ट्रांसफर परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, यानी कि पूछ रहे हैं कितना परसेंट लॉस्ट हो जाती है। तो यानी कि आपकी 90% एनर्जी लॉस होती है, केवल 10% एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब जाएंगे तो ट्रांसफर होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, डी ऑप्शन, यानी कि 90% जो है वो आपकी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन इज। फूड चेन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो फूड चेन मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा होता है।
तो प्लांट जो है वो सन से एनर्जी लेकर के अपना फूड बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर हो गए। जो प्रोड्यूसर को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जैसे ग्रास हॉपर हो गया। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, जैसे फ्रॉग्स जो होते हैं वो ग्रास हॉपर को खा जाते हैं, और फ्रॉग को खाता है सांप, तो सांप हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर। और सांप को खा जाता है क्या, हॉक यानी कि गिद्ध, तो ये आपका हो गया फाइनल कंज्यूमर। और जो गिद्ध मरेगा तो इसके ऊपर फंगस और ये सब कंज्यूमर जो है वो ग्रो करते हैं, तो ये हो गया आपके क्या, फाइनल कंज्यूमर। तो इस तरह से ये फूड चेन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो एनर्जी फ्लो हो रहा है, यहाँ से एनर्जी फ्लो इधर हुआ, यहाँ से इधर हुआ, यहाँ से इधर हुआ, इस तरह से एनर्जी फ्लो हो रहा है। न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है, हाँ। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रहा है, हाँ। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि अगर हमने प्लांट को बहुत सारा यूरिया वगैरह और सारे न्यूट्रिएंट दिए तो ये अगले उसमें ट्रॉफिक लेवल पर एक्यूमुलेट होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी जाना चाहिए। ऑल ऑफ दी अबव होते हैं फूड चेन में, एनर्जी फ्लो भी होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होती है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी होता है, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका जाएगा क्या, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है टू कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड लैक्टेट प्रोडक्शन इन मसल सेल लिंक टू रिजनरेशन ऑफ पायरुवेट एंड ग्लूकोज इन द लिवर सेल इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि दो दो वो है पाथवे हैं, एक ग्लाइकोलिसिस है और दूसरा है आपका लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। इन दोनों पाथवे को जब लिंक करते हैं तो क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका लैक्टिक एसिड वाला जो आपकी कोरी साइकिल होती है वो आपका ग्लाइकोलिसिस, जो लिवर में रीजनरेशन कर रहे हैं हम लोग लैक्टेट से ग्लूकोज का। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज से बना क्या, मसल सेल में पायरुवेट, और पायरुवेट को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड को हम लोग लिवर में भेजते हैं, और लिवर में जाकर के लैक्टिक एसिड से फिर से ग्लूकोज बना लिया जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो मसल में हो रहा है उसको वापस रिजनरेट करा रहे हैं पायरुवेट एंड ग्लूकोज में। ये लिवर में हो रहा होता है। इस साइकिल का नाम देते हैं हम लोग क्या, कोरी साइकिल, या फिर इसी को नाम दिया जाता है लैक्टिक एसिड साइकिल। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेटाबॉलिज्म के, वहां पर जाकर के आप इसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए जाएगा, यानी कि कोरी साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स यानी कि PDH कन्वर्ट पायरुवेट इनटू विच कंपाउंड, यानी कि पायरुवेट को किस कंपाउंड में ब्रेक कर रहा होता है। तो पीडीएच जो है वो यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है। इस पर भी आपको मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो पायरुवेट जो है वो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड हो गया पायरुवेट। पीडीएफ जो है वो 3 एंजाइम द्वारा मिलकर बना होता है, E1, E2 एंड E3। ये क्या करता है, यहाँ से आपका एक NADH निकाल देता है और एक निकाल देता है CO2, ठीक है। और ये आपका पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, ए जाएगा। आप इसको डिटेल में जाकर के मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट टू एस्पिरेट इज रिएक्शन। तो ऑक्सैलो एसीटेट से हम क्या बना रहे हैं, बना रहे हैं एस्पार्टेट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट से जब हम बनाते हैं एस्पार्टेट, तो ये आपका यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है ये ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप लेता है और क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। जब इससे ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप निकाल देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। और इस अमाइनो ग्रुप को दे दिया जाएगा किसको, ऑक्सैलो एसीटेट को। और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एस्पार्टेट में। तो ये ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन होती है। तो यानी कि जो बी ऑप्शन जो है वो इसका आपका करेक्ट जाने वाला है। फिर आपका एस्पार्टेट को क्या करते हैं, ग्लूटामेट का जो अमाइनो ग्रुप है वो हम आपका इस पे लगा देंगे, ग्लूटामेट और ग्लूटामीन निकल जाएगा। तो ये एस्पार्टेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एस्पराजीन में। यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है वो लगा दिया गया है। तो ये आपका एस्पार्टेट जो है वो एस्पराजीन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसका नाम क्या, एस्पराजीन सिंथेटेज। सिंथेटेज है तो वहां पर क्या खर्च हो रहा होगा, एटीपी खर्च हो रहा होगा। इसके दोनों फॉस्फेट को ब्रेक कर दिया गया, यानी कि ये खर्चा जो है वो आपका 2 एटीपी के बराबर है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, ट्रांस एमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ए सिंपल प्रोटीन इज यूनाइटेड विद नॉन प्रोटीन सबस्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड। ए सिंपल प्रोटीन को नॉन प्रोटीन के साथ में जोड़ा गया है, सबस्ट्रेट के साथ में जोड़ा गया है, तो इसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कोफैक्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका मेटल कोफैक्टर हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, तो मेटालो एंजाइम या फिर मेटालोजाइम्स बोलते हैं। दूसरा आपका हो गया मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक फैक्टर, ऑर्गेनिक में आपका कोएंजाइम होता है, और दूसरा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो देखिए आपका जो ये इस तरह की कंडीशन होती है, सिंपल प्रोटीन को नॉन प्रोटीन के साथ में जोड़ रहे हैं, तो वो आपका कहलाएगा क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है प्रोटीन इज फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड हेयर।
तो जो हमारा जो केराटिन होता है, तो केराटिन जो है वो आपका कई सारे चीजों में पाया जाता है, जैसे आपका हेयर हो गया, नेल्स हो गए, स्किन हो गया, फीदर हो गए, हुप्स हो गए, एंटलर जैसे ये इसके सींग हो गए, इसमें भी केराटिन पाया जाता है। और जो भैंस वगैरह के सीन है, हॉर्न बोलते हैं जिनको, उसमें भी आपका केराटिन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया यूटरस इन वर्टिब्रेट इज मॉडिफाइड। तो जो वर्टिब्रेट्स का यूटरस होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो ये मुलेरियन डक्ट का मॉडिफिकेशन होता है क्या, वर्टिब्रेट का यूटरस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा गया है पैराथार्मोन इज इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग। कि जो पैराथार्मोन हार्मोन है वो किस चीज के रेगुलेशन से रिलेटेड है? तो यहाँ पर देखिए, जो पैराथार्मोन जो है वो हमारा रिलीज होता है पैराथायराइड ग्लैंड से। और पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है जिसका स्ट्रक्चर एच शेप होता है, उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर चार जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये प्रेजेंट होती हैं। ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं रिलीज करती है पैराथार्मोन, या फिर जिससे हम लोग पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं। ये पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो वर्क करता है बोन पर, किडनी पर एंड इंटेस्टाइन पर। ठीक है, ये मेनली कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा पीटीएच इज द मेन रेगुलेटर ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम होम्योस्टेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी ऑप्शन। ये मेनली होता है कैल्शियम और विटामिन डी के उससे रिलेटेड, लेकिन इसके अलावा ये मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम इनके एब्जॉर्प्शन में भी या इनको रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है गुल्स डिजीज इज रिलेटेड टू हाइपर सेक्रीशन ऑफ। जो गुल्स डिजीज है वो किसके हाइपोसेक्रीशन से रिलेटेड है? तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आप ये इमेज देख पा रहे हैं। इस डिजीज में क्या होता है कि जो फेस और ये सब रीजन जो होते हैं वहां पर आपको स्वेलिंग दिखाई देती है। जो गुल्स डिजीज होती है इसी का दूसरा नाम होता है मिक्सिडिमा। गुल्स डिजीज आल्सो नोन एज मिक्सिडिमा। ये एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि अडल्ट व्हेन द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। तो यानी कि ये हाइपो मतलब होता है कम, सेक्रीशन मतलब जो स्रावण हो रहा है उसकी बात की जा रही है, जो रिलीज हो रहा है। तो जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, थायरोक्सिन। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपोसेक्रीशन की वजह से होता है गुल्स डिजीज। इसे मिक्सिडिमा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्या करते हैं, नाम बदल के दे देते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स में इंक्लूडिंग फेशियल स्वेलिंग एंड लिथार्जी। लिथार्जी मतलब कमजोरी कमजोरी सा महसूस होगा, और फेशियल पे, फेस पे मतलब स्वेलिंग रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है द मेन केमिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रेस्पिरेटरी सेंटर इज। मेन केमिकल फैक्टर कौन सा है जो रेस्पिरेटरी सेंटर को इन्फ्लुएंस करता है? तो देखिए, यहाँ पर जो कार्बोनिक एसिड होता है, जब हम क्या करते हैं, वाटर और CO2 को जब मिक्स कर देंगे, जैसे यहाँ पर देखिए वाटर है और वाटर और CO2 को मिलाया तो बनता है हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो केमिकल फैक्टर सच एज जैसे CO2, ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन लेवल इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर प्ले ए क्रिटिकल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग रेस्पिरेटरी डेप्थ, रेस्पिरेशन डेप्थ एंड रेट। इनके रेट को ये CO2, O2 एंड प्रोटॉन जो है वो ये चेंज करते हैं। तो देखिए, आप ऑप्शन मैच कराइए। HCl का कोई रोल है? नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड का कोई रोल है? नहीं। ऑक्सैलिक एसिड का कोई रोल है? नहीं। मेन आपका ऑप्शन जो बचेगा वो है आपका कार्बोनिक एसिड, यानी कि CO2 और वाटर का मिश्रण हो गया, और ऑक्सीजन। तो इसका जो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे बोला गया है मसल कंटेन ए ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कार्ड। मसल जो है, मसल के पास में एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? तो मसल जो है, मसल मतलब हो गया आपका मायोसिन। मसल में आपका होता है मायोसिन, और जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज में आपके पास होता है हीमोग्लोबिन। मसल का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, और जब कभी स्टेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां पर ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो मायोग्लोबिन इज प्रोटीन इज मसल दैट स्टोर एंड रिलीज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को स्टोर एंड रिलीज करने का काम करेगी ड्यूरिंग स्टेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक फिगर में आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जब कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो ये जो ऑक्सीजन आई है ये क्या करेगी कि मायोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गई, तो MbO2 बन गया। और MbO2 जो है वो क्या करेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे इसका जो ऑक्सीजन बाइंड है इसका यूज कर लिया जाएगा जब स्टेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और जो ये इसके अलावा एक मेथड और होता है कि जो डायरेक्ट जो O2 होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है नॉर्मल रेस्पिरेशन के थ्रू।
तो जो ऑक्सीजन रिजर्वायर की तरह मसल में वर्क कर रहा होता है वो होता है हमारा मायोग्लोबिन, और जो आरबीसीज में वर्क करता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है वो हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, और वहीं जो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 को बाइंड कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर 21 ड्यूरिंग oogenesis इज मेन कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21 नंबर क्रोमोसोम के नॉन डिस्जंक्शन की वजह से होता है। ये चीज उन्होंने बता दी है। दिस इवेंट फाउंड टू बी अफेक्टेड बाई, ये इवेंट जो है वो किसके द्वारा अफेक्ट हो सकता है, तो सेनिसेंस ऑफ oocyte, यानी कि जो ओवम होता है अगर उसका सेनिसेंस हो जाए, यानी कि तभी क्या बोलते हैं कि जो अर्ली एजेस में शादी करनी चाहिए, क्योंकि लेट एजेस में क्या होता है कि जो ओवम है वो फीमेल बॉडी में कितना बनना है, वो जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है फीमेल, तभी डिसाइड हो जाता है कि उसकी बॉडी में टोटल कितने ओवम बनेंगे। तो जैसे जैसे ओवम की एज जो है वो बढ़ती है, वैसे वैसे ये सारी प्रॉब्लम्स जो है नॉन डिस्टिंक्शन और इन सब के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। वायरस इन्फेक्शन में भी ऐसा हो सकता है और रेडिएशन डैमेज में भी ऐसा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम एसोसिएटेड विद एजिंग। तो एजिंग से कौन सा सिंड्रोम रिलेटेड है। तो आपने एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की जिसका नाम था पा। तो आपने पा मूवी देखी होगी, इसमें जो ये पीछे इनकी पीठ पर लदे हुए हैं ये है अमिताभ बच्चन और ये है अभिषेक बच्चन। तो अमिताभ बच्चन ने एक बच्चे का रोल प्ले किया था, या फिर कहें एक बच्चे का रोल प्ले किया था जिसमें बहुत फास्ट एजिंग हो रही थी। तो इस तरह का जो सिंड्रोम होता है एक ये रेयर डिजीज है जिसे हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजीरिया के नाम से जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजीरिया सिंड्रोम एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है कि उनकी एज जो है वो रैपिडली बढ़ने लगती है। मार्फन सिंड्रोम जो है वो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द बॉडीज कनेक्टिव टिश्यू। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो अफेक्ट होते हैं विच सपोर्ट द ऑर्गन एंड बोन्स, जो बोन और ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, सी हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजीरिया रिलेटेड है किससे, एजिंग से। नेक्स्ट देखिए आपका जेरियाट्रिक सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है एक आर क्लिनिकल कंडीशन दैट अफेक्ट ओल्डर पीपल एंड आर नॉट इजिली कैटेगराइज्ड एज ए सिंगल डिजीज। जेरियाट्रिक सिंड्रोम, यहाँ पे देखिए जेरियाट्रिक की बात की गई थी वृद्धावस्था, तो ये आप बहुत से लोगों ने ये ऑप्शन लगा दिया बी, क्योंकि इसका हिंदी में वृद्धावस्था है और एजिंग में होती है तो वृद्धावस्था आती है, तो ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत है। जेरियाट्रिक मतलब होता है बुढ़ापा, और बुढ़ापे से रिलेटेड जो बीमारियां हो जा रही हैं तो उसको जेरियाट्रिक सिंड्रोम कहा जाएगा। ये एक सिंगल डिजीज नहीं है, कई सारी डिजीज को मिला करके एक कैटेगरी बनाई गई है। जेरियाट्रिक इज ए मेडिकल टर्म दैट रिफर टू द केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट और द प्रोसेस ऑफ एजिंग। प्रोसेस ऑफ एजिंग कहें या फिर कहें कि जो केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट है उसको जेरियाट्रिक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया सिंड्रोम के बारे में पूछा गया था, तो आपका सिंड्रोम है जो है वो हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे इट कैन आल्सो रिफर टू एन एज्ड पर्सन, ये बूढ़े लोगों के लिए भी रिफर किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इन विच प्लेसेंटा द कोरियन ऑफ द फीटस कम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन कैविटी। चार तरह के यहाँ प्लेसेंटा दिया हुआ है, एंडोथीलियोकोरियल, हीमोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल और एपिथीलियोकोरियल। तो इसमें से कौन से प्लेसेंटा में जो फीटस, कुछ कोरियन ऑफ फीटस, फीटस का जो कोरियन होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ में। तो यहाँ पर देखिए जरा, तो जो हीमोकोरियल प्लेसेंटा होती है ये एक तरह का एक प्रकार का प्लेसेंटा होता है जिसमें क्या होता है लिमिटेड सेलुलर बैरियर पाए जाते हैं द मैटरनल एंड फीटल ब्लास्टोडर्म ब्लास्टोस्ट्रीम के बीच में, अलाउइंग फॉर द डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द फीटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्लेसेंटा होता है वो डायरेक्ट एंडोमेट्रियम के साथ में कॉन्टेक्ट में रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये आपका हो गया मैटरनल ब्लड हो गया और ये आपका हो गया फीटल टिश्यू। तो ये दोनों देखिए आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका दी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूटेड टू फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन मैमल। तो कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और योगसेक। तो हम क्या करेंगे, अभी एक लेक्चर अलग से लेकर आने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और टाइप ऑफ प्लेसेंटा को अलग से डिस्कस कर देंगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन निकालने में आसानी हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो कोरियन इज द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट फॉर्म द प्लेसेंटा इन ह्यूमन। जो कोरियन होती है वो ह्यूमन में प्लेसेंटा बनाने का काम करती है। ह्यूमन बोले या मैमल बोले तो बात एक ही है, तो ये कोरियन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा इज फाउंड इन। तो इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा होता है वो आपका रैक्यून में पाया जाता है। जो प्लेसेंटा है वो कई टाइप से डिवाइड किया गया है, जैसे आपका हो गया डिफ्यूज हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, कॉटिलिनेटरी हो गया और जोनरी हो गया। तो जोनरी जो है वो आपका किस में है, रैकून में है। एंड इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा इज फाउंड इन रैकून। ए जोनरी प्लेसेंटा इज ए बैंड ऑफ टिश्यू दैट सराउंड द फीटस। यहाँ पे देखिए ये फीटस है, इसके चारों ओर इसने सराउंड करके रखा हुआ, तो इसे जोनरी प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। एंड कैन बी आइदर कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट, दोनों तरह से हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अदर टाइप के प्लेसेंटा और यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे आपका हो गया डिस्कॉइड। तो एक सिंगल डिस्क शेप्ड प्लेसेंटा फाउंड इन प्राइमेट्स एंड रोडेंट। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल डिस्क शेप जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह की प्लेसेंटा पाई जाएगी। ये आपका प्राइमेट में और रोडेंट में पाया जाता है। डिफ्यूज की बात करते हैं तो ए प्लेसेंटा दैट स्प्रेड अक्रॉस द यूट्राइन सरफेस फाउंड इन हॉर्स एंड पिग। तो डिफ्यूज प्लेसेंटा जो होता है वो आपका हॉर्स एंड पिग में पाया जाता है। और कॉटिलिनेटरी प्लेसेंटा जो होता है वो आपका रुमिनेंट, जो मतलब जुगाली करने वाले एनिमल होते हैं, जैसे आपका सीप हो गया, इनमें पाया जाता है। तो कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा विद मल्टीपल अटैचमेंट पॉइंट बिटवीन द मदर एंड फीटस फाउंड इन रुमिनेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा, रैकून में इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है इस सॉर्टिंग स्टेशन वेयर प्रोटीन्स आर सेग्रीगेटेड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन। तो कह रहा है कि वो स्टेशन बताना है जहां से प्रोटीन्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, यानी कि डॉकयार्ड की बात की जा रही है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो देखिए यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे आपके राइबोसोम इसके एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पर लगे रहते हैं, इसे हम लोग ईआर नाम दे रहे होते हैं। तो ईआर पर आपका बनता है प्रोटीन, ईआर से आता है प्रोटीन गोल्जी में। तो जो ईआर के जस्ट पास वाला मेम्ब्रेन होता है उसे सिस फेज बोलते हैं, और जो इसके जस्ट दूर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसफेज। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफेज है। ट्रांसफेज पर क्या होता है कि यहाँ से मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होकर के चले जाते हैं कहाँ पर, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चला जाएगा, जिसको सेल ऑर्गेनेल्स में जाना है वो सेल ऑर्गेनेल पे चला जाएगा, और जिसको साइटोप्लाज्म में जाना है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था इस सॉर्टिंग स्टेशन, तो जो टीजीएन जो है वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है, उसको सॉर्टिंग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा। यहाँ पर हमने ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक गोल्जी की इमेज बता दी है, ठीक है। और ये आपका जो है वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि गोल्जी कैसा दिखेगा। ये वाली फेज जो है वो आपका सिस फेज है और ये आपकी ट्रांसफेज है। ट्रांसफेज से सेक्रेटरी वेसिकल्स निकलते हैं और अपने टारगेट जगह पर जाकर के फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है प्रोटीन बिलोंग टू टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो कौन सी प्रोटीन जो है वो टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट से बिलोंग करती है। तो टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट आर न्यूक्लियर लैमिन। तो न्यूक्लियर लैमिन जो है ये आपका टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, विच आर प्रोटीन फाउंड इन ऑल न्यूक्लिएटेड एनिमल। न्यूक्लियर लैमिन है तो जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा तो वहां पे न्यूक्लियर लैमिन पाई जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। विमेंटिन की बात करते हैं तो ये आपका विमेंटिन इज ए प्रोटीन दैट बिलोंग टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन फैमिली। तो ये टाइप 3 से विमेंटिन बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ALU सीक्वेंस आर मोस्ट अबंडेंट ट्रांसपोजिबल एलिमेंट इन ह्यूमन जीनोम। दे बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ट्रांसपोजिबल एलिमेंट। तो कहा गया है कि ये ह्यूमन जीनोम में पाए जाते हैं और ट्रांसपोजिबल एलिमेंट है, और ये किस फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो जो यहाँ पर देखिए, तो ALU एलिमेंट आर शॉर्ट रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस दैट आर फाउंड इन लॉन्ग ह्यूमन जीनोम एंड अदर प्राइमेट। से ह्यूमन जीनोम और कुछ अदर प्राइमेट में पाया जाता है। तो ALU एलिमेंट आर शॉर्ट इंटरसेप्ट एलिमेंट, यानी कि ये क्या है, साइंस नाम दे रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका लाइन, ये हो गया आपका साइन, और ये हो गया आपका लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाना चाहिए फोर्थ, ये आपका शॉर्ट इंटर एक्सप्रेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट ये आपका हो गया है, ठीक है। तो विच आर ए टाइप ऑफ रेट्रोट्रांसपोजोन दैट मूव अराउंड द जीनोम थ्रू एन mRNA इंटरमीडियरी
अब इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी होते हैं, उनको भी जरा हम आप यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक होता है आपका L1 एलिमेंट, एक LU एलिमेंट ऊपर हम बता चुके हैं आलू के बारे में, और एक होता है B1 एलिमेंट। तो B1 एलिमेंट जो है ये आपका दीज आर प्रोमिनेंट साइंस इन रोडेंट, ये आपका प्रोमिनेंट होता है रोडेंट में। ALU हम बात कर चुके हैं, ये एक प्रकार का साइंस है। दे आर अबाउट 350 बेस पेयर लॉन्ग एंड डू नॉट इनकोड प्रोटीन, और ये प्रोटीन को इनकोड नहीं करते हैं। L1 एलिमेंट की बात करते हैं तो दी आर टाइप ऑफ लाइन एलिमेंट। तो मान लो इस बार ALU पूछा है तो अगली बार आपसे L1 पूछ ले, तो L से देखिए लाइन हो गया और L से हो गया L1। दैट आर द सब्जेक्ट ऑफ मच रिसर्च। L1 एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ नॉन ऑटोनॉमस एलिमेंट एंड देयर हेल्थ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है था वो क्वेश्चन का आपका जाएगा कौन सा, फोर्थ। ही आपका साइन का, साइन फैमिली से या क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है chromatin that have been specially inactivated during certain time of cell's life or certain type of differentiated cell। तो इस तरह के क्रोमेटिन को क्या नाम दिया जाएगा जो इनएक्टिव रहते हैं। तो देखिए क्रोमेटिन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। और हेट्रोक्रोमेटिन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक फैकल्टेटिव होता है और एक कॉन्स्टिट्यूटिव होता है। यूक्रोमेटिन मतलब होता है कि वे जीन जिनका एक्सप्रेशन होता रहेगा उनको यूक्रोमेटिन नाम देंगे, वे जीन जिनका एक्सप्रेशन नहीं होगा उनको हम हेट्रोक्रोमेटिन नाम देंगे। लेकिन उसमें भी दो कंडीशन रख दी, एक कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया और दूसरा हो गया फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब हो गया जिनका कभी एक्सप्रेशन नहीं होगा, और फैकल्टेटिव मतलब हो गया कि जब समय पड़ेगा तो उनको क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर बोल दिया था क्रोमेटिन दैट हैव बीन स्पेशली इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग सर्टेन टाइम ऑफ सेल्स लाइफ और सर्टेन टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो कुछ निश्चित जगहों पर ये सप्रेस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोर्थ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आप एक बार समझ लीजिए, क्रोमेटिन दो तरह से हैं आपका, एक हो गया हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा हो गया यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक होते हैं, यूक्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक होते हैं। फाउंड इन रीजन ऑफ क्रोमोसोम वेयर देयर आर फ्यू टू नो जीन, जहां पर कोई जीन नहीं है वहां पर आपका हेट्रोक्रोमेटिन होगा। लेकिन जो यूक्रोमेटिन होता है जहां पर बहुत सारे जीन होते हैं वहां पर ये पाया जाता है। ये हेट्रोक्रोमेटिन दो तरह का हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया, दूसरा फैकल्टेटिव हो गया। फंक्शंस क्या होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। यहाँ पर ये यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो आपका अनफोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना सकते हैं। फाउंड इन एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, ये जहां पर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है वहां पर आपका यूक्रोमेटिन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फैकल्टेटिव और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेशन देख लीजिए। तो फैकल्टेटिव मतलब होगा रीजन ऑफ क्रोमोसोम विच बिकम हेट्रोक्रोमेटिन सर्टेन सेल्स एंड टिश्यू। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई थी कि सर्टेन सेल और टिश्यू में अगर आपका है तो क्या जाएगा, तो इसका जाएगा आपका फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। वहीं आपका रीजन ऑफ क्रोमोसोम विच आर इनवेरिएबली हेट्रोक्रोमेटिन, हमेशा कैसा रहे, हेट्रोक्रोमेटिन ही रहे, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो फैकल्टेटिव रिवर्सिबल होता है और कॉन्स्टिट्यूटिव रिवर्सिबल होता है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो फैकल्टेटिव जो है वो आपका लाइन है, ठीक है, लाइन सीक्वेंसेस होते हैं, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव होता है ये मेड अप ऑफ सैटेलाइट डीएनए। स्टेनिंग की बात करते हैं तो फैकल्टेटिव जो है वो जी बेंडिंग लेते हैं, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं वो आपका सी बेंडिंग लेते हैं। हम एक लेक्चर में जी बेंडिंग क्या है, सी बेंडिंग क्या है, ये सारी जो बेंडिंग पैटर्न होता है क्रोमोसोम का उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो रोल इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो इट प्ले ए रोल इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय जीन साइलेंसिंग, और ये क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं बाय ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, ठीक है। इट डज नॉट प्ले ए रोल इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ये ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले नहीं करते हैं, ये करते हैं जीन साइलेंसिंग द्वारा, और ये प्ले नहीं करते। पॉलीमॉर्फिज्म तो है, डज नॉट कंटेन पॉलीमॉर्फिज्म। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं इसमें आपकी पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। अकरेंस की बात करते हैं तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो आपका इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल सोमैटिक सेल्स में पाया जाएगा, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये आपका सेंट्रोमियर और जो टीलोमियर वाला रीजन होता है वहां पर पाया जाता है। ये आपका क्रोमोसोम है जैसे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर बना हुआ है, तो ये आपका सेंट्रोमियर रीजन हो गया और ये आपका टीलोमियर रीजन हो गया। तो इन रीजन पर आपका कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेनी सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस आर रिपीटेड मैनी टाइम्स इन जीनोम and are the basis of technique like DNA fingerprinting. The length of these sequence is, अब पूछ रहा है कि जो मिनी सैटेलाइट जो डीएनए होते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किए जाते हैं उनकी लेंथ कितनी है। तो पहले आप समझ लीजिए कि रिपीटेटिव डीएनए जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हाईली रिपीटेटिव होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, सैटेलाइट डीएनए। दूसरा होता है मॉडरेटली रिपीटेटिव, तो इसको दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक होता है टेंडम रिपीट और दूसरा होता है इंटर
स्पर्स्ड रिपीट। तो जो टैंडम रिपीट होता है उसको फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक मिनी सैटेलाइट, मेगा सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। वहीं जो इंटरस्पर्स्ड रिपीट है वो आपका एक हो गया आरएनए ट्रांसपोज़न और दूसरा हो गया आपका डीएनए ट्रांसपोज़न। आरएनए ट्रांसपोज़न को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एलटीआर हो गया, दूसरा नॉन एलटीआर हो गया। एलटीआर को फर्दर ईआरबी और नॉन एलटीआर को जो है वो लाइन और साइंस। साइंस से आपका लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका मिनी सैटेलाइट है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया हाइपर वेरिएबल, टेलोमेरिक और सब टेलोमेरिक। वहीं जो आपका माइक्रो सैटेलाइट है वो हो गया आपका डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मिनी सैटेलाइट से, तो हम दोनों चीजों को देखेंगे, एक मिनी सैटेलाइट देखेंगे और दूसरा माइक्रो सैटेलाइट। दोनों में डिफरेंस है, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे माइक्रो सैटेलाइट पूछ ले। तो मिनी सैटेलाइट मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, बीएनटीआर बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। इसका जो यूज है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। माइक्रो सैटेलाइट मतलब शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट, एसएसआर और सिंपल टेंडम रिपीट यानी कि एसटीआर। तो ये हो गया आपका माइक्रो सैटेलाइट। जो मिनी सैटेलाइट होते हैं उसमें टेंडम रिपीट होते हैं और मोनोमर की जो रिपीटेड लेंथ होती है वो 10 से लेकर के 100 बेस पेयर्स तक हो सकती है। वहीं जो आपका माइक्रो सैटेलाइट होता है उसमें 1 से 9 बेस पेयर के बीच में होती है। तो अगली बार आपसे मान लो माइक्रो सैटेलाइट पूछ ले तो आपका फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा, और आपसे पूछा गया मिनी सैटेलाइट तो जो आपका लेंथ है वो आपकी 10 से लेकर के 100 बेस पेयर के बीच में है। जो मिनी सैटेलाइट होते हैं वो रिच होते हैं जीसी बेसिस में, जो माइक्रो सैटेलाइट होते हैं वो रिच होते हैं ए एंड टी बेसिस में। जो मिनी सैटेलाइट होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, यूजफुल फॉर फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। जो आपका माइक्रो सैटेलाइट होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं और इनका भी यूज किया जाता है फिंगरप्रिंटिंग में। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज इज। तो एलिफेंटियासिस डिजीज है, इसको हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ये वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो पैरासाइट या निमेटोड है उसकी वजह से डिजीज कॉज होती है और ये लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिम्फ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से जिस भी ऑर्गन पे या जिस भी पार्ट पे होगा तो वहां पर इस तरह की स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो वेक्टर है, वेक्टर होता है इसका क्यूलेक्स मॉस्किटो। वैसे जब आप देखेंगे तो आपको फीमेल एनाफिलीज भी देखने को मिलेगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो को करेक्ट माना गया है। तो हम भी किसको मानेंगे करेक्ट, क्यूलेक्स मॉस्किटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेटासर्केरिया लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक डेवलप इनटू अडल्ट फ्लूक। जो लिवर फ्लूक होता है जिससे हम लोग जो प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम के अंतर्गत आता है, जिससे दूसरे नाम से जाना जाता है फैसियोला हेपेटिका। तो इसमें पूछ रहा है कि जो मेरा मेटासर्केरिया जो लार्वा होता है फैसियोला हेपेटिका या फिर लिवर फ्लू बोलें, तो वो किसको होस्ट को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, एक हो गया मैन, स्नेल, सीप और रेडिया लार्वा। यहाँ पर आप लिवर फ्लूक की साइकिल देख लीजिए पहले। ये आपका एडल्ट फ्लूक है, इसने अंडे दिए और अंडे जो है वो लार्वल स्टेज होती है, 5 लार्वल स्टेज होती हैं, उनसे गुजरता हुआ जाएगा और फिर से वो फाइनली एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला हो गया आपका मिरासीडियम, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया और फाइनली मेटासर्केरिया। उसके बाद में आपको बन जाता है क्या, अडल्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि जो मेटासर्केरिया जो है वो किसको इफेक्ट करता है या फिर किसके अंदर वो एडल्ट में डेवलप होता है। तो फैसियोला हेपेटिका का दूसरा नाम हो गया लिवर फ्लू। इसके 2 होस्ट होते हैं, एक हो गया आपका इंटरमीडिएट होस्ट और एक हो गया आपका डेफिनेट होस्ट। ये फ्रेश वाटर स्नेल जो होता है वो आपका इस पैरासाइट का इंटरमीडिएट होस्ट होता है, सच एज दोज इन लिमिनेडी फैमिली। जो स्नेल है वो इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। द स्नेल passes थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, द मिरासीडियम स्टेज इन्फेक्ट द स्नेल। स्नेल को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो मिरासीडियम स्टेज दी गई है ये इन्फेक्ट करती है किसको, स्नेल को। तो मान लीजिए अगले एग्जाम से आपसे पूछ लिया जाए, इस बार पूछा गया था मेटासर्केरिया किसको इफेक्ट करता है, तो अगले एग्जाम में आपसे पूछ लेगा मिरासीडियम किसको इफेक्ट करता है, तो मिरासीडियम इफेक्ट करता है किसको, स्नेल को इन्फेक्ट करता है। वहीं जो आपका प्राइमरी होस्ट है ये आपका सीप, कैटल और अदर मैमल्स होते हैं, जैसे आपका गॉड, बफेलो, डियर, रैबिट और ह्यूमन। जो मेटासर्केरिया स्टेज होती है वो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करती है। इसमें आपका हो जाएगा गोट, बफेलो, डियर, रैबिट और ह्यूमन। तो इसमें जो आपका सीप है कैटल में, तो ये भी इसमें प्राइमरी होस्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, इसका सीप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है टर्म स्टिफलिंग इज यूज्ड इन सेरीकल्चर ऑफ। सेरीकल्चर मतलब हो गया सिल्क का कल्चर जहाँ पे करते हैं एनिमल का, उस स्टडी को हम लोग सेरीकल्चर के नाम से
जाना जाता है। तो जो यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल दी गई है, तो सबसे पहले एग होता है, एग से बनता है लार्वा, लार्वा में फर्स्ट इंस्टार से लेकर के 5 इंस्टार तक होता है, वो मोल्टिंग पर डिपेंड होता है, जितनी मोल्टिंग होती जाएंगी इंस्टार नंबर बढ़ता जाता है। उसके बाद में कोकून बनता है और कोकून जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मॉथ में। तो स्टिफलिंग इज ए प्रोसेस इन सेरिकल्चर दैट इन्वॉल्व creating silk cocoon with heat to kill the pupae, which prevent moth from emerging and preserves the silk for longer period of time। तो होता क्या है कि जो ये कोकून यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस कोकून के अंदर जो है वो आपका इंसेक्ट्स होता है, और वो इंसेक्ट्स का जो सलाइवा होता है वो चारों ओर रेशम के धागे बनाने का काम करता है। तो जब कोकून को प्रोसेस करना होता है तो क्या करते हैं, इस कोकून को उठा करके खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, और जिससे क्या होगा कि जो इसके अंदर का जो मॉथ है वो मर जाता है और हमें रेशम का धागा मिलता है। तो बहुत सी महिलाएं जो होती हैं जिनको रेशमी साड़ी पहनने का बहुत शौक है, तो जो रेशम जो आप साड़ी पहन रहे हैं वो बहुत सारे कोकून की लाशों से गुजर करके वो साड़ी आई हुई है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा, प्रोसेस ऑफ किलिंग दी कोकून, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा, ये कोकून को मारने का एक प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मेल पेलिमॉन एक कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल बाय प्रेजेंस ऑफ। पेलिमॉन मतलब प्रॉन, प्रॉन जो है वो आपका आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का। अब देखिए आप, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो पेलिमॉन है वो मेल और फीमेल को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एन अपेंडिस मैस्कुलिना ऑन द सेकंड पेयर ऑफ पेल्सिपोड, सेकंड पेयर ऑफ पेल्सिपोड जो होते हैं वहां पर आपका मैस्कुलिना पाया जाता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इट इज द इजिएस्ट वे टू टेल द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेलिमॉन। मेल और फीमेल प्रॉन को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो सेकंड पेल्सिपोड होता है, पिलियोपोड होता है, उसको ध्यान में देना है और वहां से आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो मेल द सेकंड पेयर ऑफ पेलियोपोड हैज एन अपेंडिक्स मैस्कुलिना, जो मेल होते हैं उसमें सेकंड पिलियोपोड पर अपेंडिक्स मैस्कुलिना पाया जाता है, और जो फीमेल की बात हो गई, जो फीमेल में जो सेकंड पिलियोपोड होता है वहां पर अपेंडिक्स मैस्कुलिना नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वह आपका जाएगा क्या, अपेंडिक्स मैस्कुलिना इन सेकंड पिलियोपोड। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMFRI started prawn culturing factory in 1975 at। तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉन कल्चर को स्टार्ट किया था, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका कोच्चि केरला में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, नराकल्ला, कोच्चि, केरला। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच सेल ऑफ फ्रॉग्स ब्लास्टुला आर कैपेबल टू इंड्यूसिंग द न्यूक्लियर सेंटर। तो कह रहा है कि जो फ्रॉग के ब्लास्टुला है किस रीजन से या जो है न्यूक्लियर सेंटर जो है वो इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉग का डेवलपमेंट दिया गया, तो न्यूक्लियर सेंटर और स्पीमेन ऑर्गेनाइजर, ये दो पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखिए जो एग होता है, एग में जो ऊपर की तरफ होता है इसको हम लोग एनिमल पोल नाम देते हैं, और जो नीचे की तरफ होता है इसको नाम दिया जाता है वेजिटल पोल। और जो इस तरफ है हमारा लेफ्ट हैंड पर जो रीजन प्रेजेंट है ये वेंट्रल साइड बनाता है, और जो राइट साइड पर रीजन है ये आपका बनाता है लेटरल। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे देखिए तो आपका जो बात की गई थी यहाँ पर न्यूक्लियर सेंटर की, तो आपका न्यूक्लियर सेंटर ये है। ठीक है, तो ये वेंट्रल है और ये आपका हो जाएगा क्या, डॉर्सल हो जाएगा। तो डॉर्सल पर कौन सा पोल, ये एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल है, तो डॉर्सल विजिटल पोल। तो डॉर्सल मोस्ट विजिटल सेल्स जो है ये आपका करेक्ट आंसर इसका जाएगा, न्यूक्लियर सेंटर वहीं पर बन रहा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है स्पीमेन, तो ये आपका हो जाता है क्या, ये हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट है, यानी कि किसकी तरफ है, एनिमल पोल की तरफ है, तो ये आपका एनिमल पोल आंसर चला, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच हार्मोन इज ऑफन इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करना है तो कौन से हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हम दो हार्मोन के बारे में बात करेंगे, जुवेनाइल हार्मोन, दूसरा इग्निशन हार्मोन। दोनों ही हार्मोन जो है वो इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड होते हैं। तो द प्रोथोरेसिक ग्लैंड सेक्रेटेड प्रो हार्मोन जिसका नाम है अल्फा एक्डिसोन। तो कहां से रिलीज हो रहा है अल्फा एक्डिसोन, तो ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, which is subsequently converted into the active molting hormone beta एक्डिसोन in other insect tissue।
तो बन रहा है अल्फा एक्टिसोन और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बीटा एक्टिसोन इन इंसेक्ट्स के टिश्यू में। द कॉर्पोरा कार्डियाका एंड कॉर्पोरा अलाटा, तो दो हैं, कॉर्पोरा कार्डियाका है जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीसी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हो गया कॉर्पोरा अलाटा जिसे सीए बोलते हैं। आर न्यूरो एंडोक्राइन organ in insect that work together to regulate metabolism, development and reproduction। तो कॉर्पोरा कार्डियाका एंड कॉर्पोरा अलाटा दोनों ही न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन है और जो रिलीज करते हैं उन हार्मोन को जो रेगुलेट करेंगे मेटामॉर्फोसिस, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को। अब बात करते हैं इग्डिसन एंड जुबलाइन हार्मोन की, द टू हार्मोन दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। तो पहले हम देखेंगे किसको, इग्डिसन को। तो ए स्टेरॉयड हार्मोन दैट रेगुलेट द मोल्टिंग साइकिल or ecdysis in growing arthropod. It also stimulate yolk synthesis in adult female to regulate egg production। तो ये एग्डेसॉन भी इसको करता है। दूसरा है आपका जुवेनाइल हार्मोन, तो ए सेस्क्यूटरपिनॉइड। तो अगर आपसे पूछा जाए ये आपका एग्डेसॉन जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन है और जुवेनाइल हार्मोन जो है आपका सेस्क्यूटरपिनॉइड है। दैट रेगुलेट मैनी एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी। इट्स सेक्रेटेड बाय द कॉर्पोरा अलाटा। ये किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है, कॉर्पोरा अलाटा द्वारा रिलीज किया जा रहा है। टू स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द इंसेक्ट्स ब्रेन, जिनकी लोकेशन कहां पर है, जो इंसेक्ट्स ब्रेन होते हैं उसके पीछे की तरफ ये ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इन चेक एम्ब्रियो द क्रेनियल फ्लेक्शन एंड टॉर्सन अकर ड्यूरिंग। क्रेनियल फ्लेक्शन एंड टॉर्सन जो है वो कब हो रहा है, ये पूछा गया है चिक एम्ब्रियो में। तो इन ए चिक एम्ब्रियो क्रेनियल फ्लेक्शन एंड टॉर्सन अकर ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन। फर्स्ट डे हो गया 24 आवर, दूसरा आपका हो जाएगा 48 और इसका दुगना आप कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा थर्ड डे। ये सेकंड से थर्ड डे के बीच में हो रहा होता है, तो यानी कि 24 का जस्ट दुगना करते तो 48, तो सेकंड से थर्ड के बीच में यानी कि 48 के आसपास जो है वो आपका ये आ जाएगा क्या, 43 जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। सॉरी, तो 43 जो है आयोग ने इसका करेक्ट आंसर माना था। अब बात करते हैं क्रेनियल फ्लेक्शन क्या है, तो दिस इज ए बेंडिंग ऑफ द एम्ब्रियो टू द राइट साइड टर्निंग द फोरब्रेन बैकवर्ड। इट अकर एट द मिड ब्रेन लेवल। वहीं जो टॉर्सन होता है, टॉर्सन में 180 डिग्री का रोटेशन होता है। दिस इज ए ट्विस्टिंग ऑफ द एंटायर एम्ब्रियो अलोंग इट्स एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस। इट प्रोग्रेसेस posteriorly as far as the posterior end of the cervical flexor। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आयोग ने बी ऑप्शन को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच वर्टिब्रेट हैव द मोस्ट स्पेक्टिकुलर पावर ऑफ रीजनरेशन। तो जो यूरेडिला के एनिमल है सलामेंडर वगैरह, तो उनमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो यूरोडेल्स और सलामेंडर रीजनरेट लिम्ब बाय फॉर्मिंग ए ब्लास्टेमा। तो यहाँ पर देखिए एक ब्लास्टेमा स्ट्रक्चर बनता है जो पूरा ऑर्गन बनाने की कैपेसिटी रखता है, which is a clump of undifferentiated cell that grows and redifferentiate into the missing limb part। जो ब्लास्टेमा बनेगा यहाँ पर वो मिसिंग लिम्ब पार्ट में पूरा डेवलप हो जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी ऑप्शन यूरेडेले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यूरेडेल्स बोलते हैं इसको कई लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द इन ईसीजी। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ईसीजी में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर देखिए ये ईसीजी का डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर कई सारी वेव होती है, पी वेव होती है, क्यू वेव होती है, आर एस और टी, तीन वेव हैं। जो क्यूआरएस होता है ये आपका एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो पी वेव जो है वो आपकी एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस जो है वो आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और एस एंड टी सेगमेंट जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ वाला रीजन जो है ये आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली हम कहें जो टी वेव है वो रिपोलराइजेशन, बाकी सब डिपोलराइजेशन। तो क्यूआरएस जो है ये आपका वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है when the rate of urine secretion is increased the condition is called। जब क्या करें कि बार बार यूरिन जाए और यूरिन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है क्या, डाई यूरेसिस। डाई मतलब हो गया दो और यूरेसिस मतलब यूरिन जाने के प्रोसेस को, तो दो से अधिक बार यूरिन जा रहे हैं तो ये हो गया डाई यूरेसिस। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यूरिन का क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेस ऑफ कितना वॉल्यूम पर डे रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एन्यूरा मतलब हो गया 100 ml पर डे या उससे ज्यादा।
ठीक है। ऑलिगो यूरिया मतलब हो गया आपका 400 ml से ज्यादा, और अगर 2 लीटर से ज्यादा अगर रिलीज हो रहा है तो ये आपका हो गया पॉली यूरिया। ये ग्रेटर देन का सिंबल है और ये लेस देन का सिंबल है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यूरेमिया आल्सो नोन एज यूरेमिक सिंड्रोम, जो यूरेमिया है उसको यूरेमिक सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इस सीरियस कंडीशन दैट अकर व्हेन द किडनी आर अनेबल टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जब किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर ना कर पाए तो उस कंडीशन को ये नाम दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, डायूरेसिस जो होता है एक बार से ज्यादा, मतलब कई बार यूरिन को जाना या यूरिन का सेक्रेशन इंक्रीज कर जाना, उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, डायूरेसिस। अस्थमा आपको पता है सांस की बीमारी है, ऑल्गो मतलब हो गया 400 ml से कम, और यूरिनिया जो है आपको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है क्या, कि किडनी अगर आपका सही से फिल्टर नहीं कर पा रही है वेस्ट प्रोडक्ट को तो उसे हम लोग यूरिनिया या यूरिमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग जीन और प्रोटीन इज इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस का कौन इनहिबिटर है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, एक आपका है प्रो एपोप्टोटिक यानी कि जो एपोप्टोटिक को बढ़ा रहे होते हैं, और दूसरा होता है आपका एंटी एपोप्टोटिक जो एपोप्टोसिस को सप्रेस कर रहे होते हैं। तो बैग्स, बैग, BCLX, बैड, बिड, बिग, HRK ये सारे आपके प्रो एपोप्टोटिक हैं। वहीं जो आपका एंटी एपोप्टोटिक है BCL2, BCLXL, BCLW, BFLM, BRAG1 और MCL और A1। तो BCL2 जो है ये आपका कैसा है, एंटी एपोप्टोटिक है, यानी कि एपोप्टोसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, प्रोटीन इज इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये चीज आपका जाना चाहिए क्या, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है मिक्सचुरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। जो मिक्सचुरेशन होता है यानी कि जो यूरिन, जब यूरिनेशन के लिए जब हम जाते हैं, यूरिन का जब हमें फील आ रहा था कि हाँ पेशाब लग रही है, तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या, मिक्सचुरेशन। अब मिक्सचुरेशन जो है वो हमारा CNS के अंडर कंट्रोल में होता है। तो न्यूरल कंट्रोल ऑफ मिक्सचुरेशन, तो यहाँ पे सेरिब्रम कॉर्टेक्स है, यहाँ से देखिए सिग्नल निकला, उसके बाद ये पोन्स वाले रीजन में गया और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता हुआ ये जो हमारा ब्लैडर होता है वहां तक जाता है। ठीक है, और इस तरह से सेंसरी और मोटर दोनों जो है इस तरह से सिग्नल जो है वो वर्क करता है। तो जो हमारा मिक्सचुरेशन है वो हमारा CNS के कंट्रोल में, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे पूछा गया है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन कैन बी एक्टिवेटेड बाय। जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है ब्रेन में वो किसके द्वारा एक्टिवेट होता है। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो है ब्रेन में वो दोनों तरीके से एक्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए रिसेप्टर इन दी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर होते हैं उनके द्वारा भी हो सकता है, और रिसेप्टर जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो है करेक्ट वो सी जाना चाहिए, थर्मल रिसेप्टर इन दी स्किन और चेंज इन दी टेम्परेचर ऑफ दी ब्लड। तो दोनों ऑप्शन ही इसके जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इज इनहिबिटेड बाय। तो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन पूछा गया है। देखिए जब होता क्या है कि जो सिंगल सेल है, एज पॉम्बे वगैरह में देखा जाता है कि एक ही CDK साइक्लिन जो होता है वो पूरे सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो किस तरह से ये रेगुलेट करते हैं, तो देखिए होता क्या है, जब आप पे कोई DNA डैमेज मिला तो उसको डिटेक्ट करते हुए सबसे पहले ATR आएगा। ATR जो है वो क्या करेगा कि जो CHK1 है उसको फॉस्फोलाइट करेगा, और CHK1 जो है वो CDC25 को इनहिबिट कर देता है, और उसके अलावा जो V1 काइनेज होता है ये इस पर एक फॉस्फेट लगा देता है। ठीक है, CHK1 ने इसके ऊपर क्या किया, फॉस्फेट लगा दिया। जब ये फॉस्फेट लग गया है तो जो V1 काइनेज होता है, V1 काइनेज जो है वो फॉस्फेट लगा देता है CDK1 पर। तो जैसे ही CDK1 पर फॉस्फेट लगता है ये क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, और CDC25 होता है ये क्या करता है, इस फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये इनहिबिट कर रखा है CHK1 ने, तो ये CDK1 का फॉस्फेट तो हटा नहीं पाएगा। लेकिन जब क्या होगा कि जब DNA डैमेज नहीं होगा तो ये कंडीशन जो है V1 ने लगाया मान लो फॉस्फेट, और जो CHK1 एक्टिवेटेड नहीं है तो CD25 जो है इस फॉस्फेट को हटा देगा। जब ये फॉस्फेट हट जाएगा तो ये कंडीशन कैसी होगी, एक्टिवेटेड कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आगे जो है वो सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फोराइलेशन किसका हुआ है, CDK1 का हुआ है। तो ऑप्शन अब आप देखिए, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एमाइनो एसिड इन द रूफ ऑफ CDK1 बाय V1 काइनेज। CDK1 का फॉस्फोराइलेशन किया है किसने, V1 काइनेज में, तो हाँ ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ एमाइनो एसिड इन द रूफ ऑफ साइक्लिन, साइक्लिन का फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ है। रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम रूफ ऑफ CDK बाय CDC25 फॉस्फेटेज। तो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन जो होता है ये यहाँ पर ये इनहिबिशन किया गया ना,
तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन जो है वो सीडीके पर लगाता है कौन, V1 काइनेज। यहाँ पर देखिए V1 काइनेज, कैक काइनेज, CDC25 होते हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं रेगुलेशन ऑफ माइटोसिस। V1 काइनेज जो है वो एक काइनेज होता है डेट डिले माइटोसिस बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ CDK1। ये माइटोसिस को डिले कराता है जिससे सेल ग्रोथ के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके। which prevent the entry of cell into meiosis. V1 kinase is a nuclear protein that prevent the accumulation of CDC2 cyclin B in the nuclear during interphase. B1 is also a component of the cell size checkpoint which determine the time of entry into mitosis. कैक होता है, ये भी एक काइनेज है, काइनेज दैट एक्टिवेट CDC2 via phosphorylation on the threonine 161 रेजिड्यू। तो अगले एग्जाम में मान लो पूछ सकता है कि जो कैक जो है वो किस रेजिड्यू पर फॉस्फोरिलेशन करता है, तो थ्रियोनिन 161 CDC2 पर फॉस्फोरिलेशन करता है। CDC25 जो है ये फॉस्फेटेज है, ये CDK1 का जो इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा हुआ है जो V1 काइनेज द्वारा लगाया जाता है उसको हटाने का काम करता है, जिससे ये कॉम्प्लेक्स जो है CDK और साइक्लिन वाला एक्टिवेट हो सके। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक सिंगल CDK और साइक्लिन जो है वो सेल साइकिल का रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन विच स्पेशलाइज्ड सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड। तो कह रहा है कि कहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में पॉन्स या मेडुला वाला जो रीजन है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाना चाहिए। द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पॉन्स विच आर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम का क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब हुआ कि सारी सब यूनिट यहाँ पर कंप्लीटली अरेंज्ड है। कंटेन ए नॉन कैटालिटिक कंपोनेंट विच कीप कोर पॉलीमरेज एसोसिएटेड विद डीएनए टेम्पलेट एज इट इनसर्कल द डीएनए एंड स्लाइडिंग अलोंग इट, दिस कंपोनेंट इज नोन एज। तो डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करने का काम करता है डीएनए पर बीटा क्लैम्प। तो यहाँ पे बीटा क्लैम्प जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरह से। तो ये डीएनए को क्या करेगा, होल्ड करने का, डीएनए पर पॉलीमरेज को होल्ड करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बीटा क्लैम्प यानी कि बी ऑप्शन जाना चाहिए। जहां पर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज में जाएंगे तो वहां पर हमने रेप्लिकेशन डिस्कस किया हुआ, वहां पर बीटा क्लैम्प, कोर पॉलीमरेज, गामा कॉम्प्लेक्स, इन सारी सब यूनिट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप जाकर के वहां पर विजिट करके लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रोटीन म्यूट एस, म्यूट एच एंड म्यूट एल आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। तो ये सारे जो है वो डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाना चाहिए। अब इनका रोल क्या है जरा हम उसको भी समझ लेते हैं। तो म्यूट एस जो होता है वो मिसमैच को स्कैन करने का काम करता है। म्यूट एल, एल से मतलब हो गया लूप, ये डीएनए की लूपिंग का काम करता है, कैटलाइज लूपिंग ऑफ डीएनए। और म्यूट जो एच है ये आपका एंडोन्यूक्लियस है, साइट स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस। उसके अलावा कई और एंजाइम भी यूज होते हैं, जैसे आपका एंडोन्यूक्लियस 1 और 10 हो गया, इसके पास में 3s5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। एक्सोन्यूक्लियस आपका 7 हो गया, इसके पास में दोनों एक्टिविटी होती है, 5s3 एंड 3s5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। उसके बाद आपका रेग जे न्यूक्लियस है, इसके बाद आपकी 5s3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। और कई एंजाइम जैसे डीएनए हेलिकेज डबल स्टैंडर्ड को खोलने का काम करेगा। एसएसपी जो है वो ब्रेक से प्रिवेंट करेगी, डीएनए को कोई ब्रेकेज ना कर दे। उसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो जो नॉन स्पेसिफिक जो या मिसमैच न्यूक्लियोटाइड थे, जब उनको रिमूव कर दिया जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसको फिल करने का काम करते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है द कोजेक सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो कोजेक सीक्वेंस होते हैं वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दो सीक्वेंस हमें याद रखने होते हैं, एक होता है सैंडेल-गेर्नो सीक्वेंस होता है और दूसरा होता है यूकैरियोट्स में कोजेक सीक्वेंस। तो कोजेक सीक्वेंस जो होते हैं वो इनिशिएटर रीजन से जस्ट पीछे की तरफ है और ये पूरा रीजन कवर करते हैं। तो इनका काम ये होता है कि ये फैसिलिटेट करते हैं सिलेक्शन ऑफ स्टार्ट कोडन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के टाइम पर स्टार्ट कोडन कहाँ पर है उसको सिलेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। हम जरा सैंडेल-गेर्नो और कोजेक में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो सैंडेल-गेर्नो हमारा प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और कोजेक होता है यूकैरियोट्स में। लोकेशन इन एमआरएनए, तो एमआरएनए में अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडन, यानी कि यहाँ से आपका कोडॉन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से आपका प्रोटीन बनना शुरू होगा। तो इसके जस्ट अपस्ट्रीम 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम होता है। जो यूकैरियोटिक होता है कोजेक सीक्वेंस इज स्पॉनिंग द स्टार्ट कोडॉन ऑफन इंक्लूडिंग -3 to +4, यानी कि बैक से लेकर के +4 तक ये स्टार्ट कोडॉन को भी कवर करते हुए चलता है।
कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंसेस जो है प्रोकैरियोट में सैंडल में, ये हो जाएगा आपका एजीजी एजीजी, ठीक है। और जो आपका कोजेक सीक्वेंस होता है ये आपका हो जाएगा जीसीसी ए होगा या जी होगा, उसके अलावा सीसी। अब देखिए यहाँ पे ए यू जी है, तो यहाँ से आपका +1 हो गया, तो +4 तक ही चला जाएगा और इधर आपका -3 तक जाता है। तो ये आपके सीक्वेंस हो गए। फंक्शन की बात करते हैं, फैसिलिटेट राइबोसोम बाइंडिंग एंड पोजिशनिंग, ये पोजिशनिंग को फिक्स करता है सैंडेल। और जो कोजेक सीक्वेंस होता है ये फैसिलिटेट करता है स्टार्ट कोडॉन रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन। अब देखते हैं कि कौन किसको रिकॉग्नाइज करता है। तो सैंडेल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय 60x rRNA ऑफ 30s द राइबोसोमल सब यूनिट। वहीं जो आपका कोजेक होता है वो 40s जो होती है स्मॉल सब यूनिट, दोनों ही स्मॉल सब यूनिट है। जो आपका प्रोकैरियोट में 70s होता है तो उसमें 40-30 हो गया, ठीक है, यानी कि तो 50-30, तो स्मॉल सब यूनिट 30 वाली हो गई। और यहाँ पे जो आपका 60 और 40 होता है कोजैक में, तो स्मॉल सब यूनिट 40, दोनों ही स्मॉल सब यूनिट है। 30s वाले में 16s rRNA रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। सीक्वेंस कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हाईली कंजर्व्ड होता है अक्रॉस प्रोकैरियोट स्पेसिफिक स्पीसीज में, और जो कोजेक होता है मॉडरेटली कंजर्व्ड अक्रॉस यूकैरियोटिक स्पीसीज। उसके अलावा एसोसिएशन विद स्टार्ट कोडॉन फाउंड इन क्लोजली प्रॉक्सिमिटी टू एयूजी स्टार्ट कोडॉन और इनकम्पोजेस द एयूजी स्टार्ट कोडॉन, ये स्टार्ट कोडॉन इसके अंदर ही है, तो इनकम्पोजेस बोला है। इफेक्ट ऑन ट्रांसलेशन इफिशियंसी, तो जो सैंडेल सीक्वेंस होता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और ट्रांसलेशन इफिशियंसी, तो इफिशियंसी को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। अफेक्ट ट्रांसलेशन इफिशियंसी बट लेस डिटर्मिनेटिव, ये पॉइंट हमें कोजेक और सैंडेल में याद रखने। ये क्या काम करता है, फैसिलिटेट करता है सिलेक्शन ऑफ स्टार्ट कोडॉन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे इसकी जो वो है आपका सीट टेबल दिया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन बैक्टीरिया सैंडेल सीक्वेंस इज कंप्लीमेंट्री टू दी सीक्वेंस। तो वहां पे आपसे पूछ लिया कोजेक सीक्वेंस और यहाँ पे आपसे पूछ लिया सैंडेल। जो सैंडेल सीक्वेंस होता है वो आपका 60s rRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका सैंडेल सीक्वेंस है AGG और ये आपका 60s rRNA है। एंटी सैंडेल सीक्वेंस होता है UCC A, तो ये आपका 60s rRNA को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू स्क्लेटर 1857 द लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन इज, तो स्क्लेटर के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जू जियोग्राफिकल रीजन कौन सा है। तो फिलिप स्कैटर आइडेंटिफाई द मेन जू जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन 1858। यहाँ पे थोड़ा एज का मतलब ईयर का डिफरेंस है, इसको इग्नोर करते हैं। These reasons were based on how animals were arranged across the Earth's surface. The reasons were later modified and extended by Alfred Wallace and others. The 6 main geographical region are, तो 6 जू जियोग्राफिकल रीजन में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया। उसका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला आपका पैलियार्टिक हो गया, फिर नियार्टिक हो गया, नियोट्रॉपिकल, इथोपियन, ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो हमारा ओरिएंटल में आता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है इंडिया जो है वो किस रीजन में आ रहा है, तो ओरिएंटल रीजन में आता है। पैलियार्टिक में इंक्लूड यूरोप, रसिया एंड मेडिटेरियन। नियार्टिक में इंक्लूड नॉर्थ अमेरिका अप टू मिडिल ऑफ मैक्सिको। नियोट्रॉपिकल को नियोजिया भी बोलते हैं। इथोपियन को एफ्रोट्रॉपिक बोलते हैं। ओरिएंटल जो है वो इंक्लूड्स ट्रॉपिकल एशिया साउथ ऑफ 30 डिग्री एल्टीट्यूड। ऑस्ट्रेलियन को बोलते हैं आल्सो नोटोजिया। देखिए नियोट्रॉपिकल को नियोजिया बोला और ऑस्ट्रेलियन को नोटोजिया। आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं जो पेलियार्टिक रीजन वाला जो रीजन है ये सबसे बड़ा है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो जो आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन है ये सबसे छोटा होता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट देख लीजिए, जैसे हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, तो अल्फ्रेड रसल वेलेस को जियोग्राफी का फादर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये वेलेस लाइन दिया था, इस सब क्लासिफिकेशन किया, इसके लिए इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ड्रैगनकुलस मेडियंसिस जनरली अकर्स इन, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। अब इसका क्या है रोल देख लीजिए जरा यहाँ पे। तो ड्रैगनकुलस मेडियंसिस इज ए नेमाटोड दैट कॉज ड्रैगनकुलियासिस आल्सो नोन एज गिनिया वर्म डिजीज, इसको गिनिया वर्म डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्रैगनकुलियासिस जो है ये गिनिया वर्म लार्वी इनफेक्ट माइक्रो क्रस्टेशियंस, तो जो इनके लार्वा होते हैं माइक्रो क्रस्टेशियंस जैसे साइक्लोप्स वगैरह होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं।
विच आर इंजेस्टेड बाई ह्यूमंस इन वाटर, जो वाटर के द्वारा ह्यूमंस की बॉडी में चले जाते हैं। इन ह्यूमन जीआई ट्रैक लार्वी आर रिलीज्ड, दे माइग्रेटेड टू द retroperitoneal space and mature adult female move to subcutaneous tissue to give birth. Vesicle form is subcutaneous tissue. Ulcer form in skin, allowing female to protrude part of uterus outside. Upon contact with water will release larvae. तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि ये पैर से निकल करके बाहर की तरफ थ्रेड के रूप में निकले रहते हैं और अपने लार्वे को वहां पर वाटर में रिलीज करते हैं। तो इरप्टेड अल्सर विद वर्म, तो इस तरह से कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि एक स्टिक की हेल्प से उस वर्म को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सबक्यूटेनियस ड्रैकनकुलेलिस मेडियंसिस जनरली अकर्स इन। तो ये आपका होता है कहां पर, जनरली होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल नहीं, ये आपका जाएगा क्या, बी ऑप्शन सबक्यूटेनियस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। तो टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका पाया जाता है फैसियोला हेपेटिका में। ठीक है, ये आपका प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम से बिलोंग करता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, सेलुलर सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपका होता है किसमें, पोरीफेरा में। और यूनिसेलुलर जो होते हैं प्रोटिस्टा फाइलम के, जो प्रोटिस्टा किंगडम के एनिमल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। टिश्यू ग्रेड जो होता है वो आपका निडेरिया में होता है। और ऑर्गन जो है वो आपका होता है किसमें, प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद इतने हैं ऑनवर्ड यानी कि कॉर्डेटा तक वो आपका ऑर्गन ग्रेड होता है। तो ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन पूछा था तो ये आपका फैसियोला का इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है विच माइग्रेशन टाइप एंड माइग्रेटरी वर्ड इज करेक्ट। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि लैटिट्यूडनल माइग्रेशन जो है वो गोल्डन फ्लावर जो वर्ड्स होते हैं उसमें पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच मैमल फाउंड ओनली इन मेडागास्कर एंड नेबरिंग आइलैंड। तो देखिए जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। होता क्या, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें लीमर्स, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। लीमर जो है वो एक मैमल होते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये लीमर की मम्मी है और ये लीमर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है मेडागास्कर और उसके जो नियर बाई कोमोरो आइलैंड्स होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन मैन एट द लेवल ऑफ थोरेसिक रीजन कॉज। तो जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का तो उसमें हो जाता है कंप्लीट लॉस ऑफ वॉलेंट्री एंड सेंसेशन ऑफ बोथ लेग्स। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि जो हेमिडोस्मोसोम होते हैं उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो हमारे सेल टू सेल कनेक्शन और जंक्शन जो होते हैं वहां से क्वेश्चन है। तो हेमिडोस्मोसोम्स कंप्राइजेस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन linked by a cytoplasmic adapter protein to keratin based intermediate filament. The principal extracellular matrix ECM adhesion receptor in epithelial hemidesmosome is। तो इसकी सब यूनिट के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देखिए, कुछ इस तरह से हेमिडेस्मोसोम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका ECM है, ये आपके कोलेजन फाइबर है और ये टाइप 7 कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर है। लैमिनिन 5 है, एंकरिंग फिलामेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बीच में जो है ये इंटीग्रिन प्रोटीन है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो इंटीग्रिन है वो किस फॉर्म में होती है। तो इंटीग्रिन अल्फा 6 बीटा 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन जाएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने टोटल जो पार्ट 2 था उसका सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आपके टोटल 150 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग लेकर आने वाले हैं उसमें हम आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी आपका 2024 में जो पेपर हुआ है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको किस लेक्चर या किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आप चाह रहे हैं कि हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें।
तो जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।